ऑफ होगा और Q2 भी ऑफ होगा। तो सिर्फ हमने कंट्रोल सिग्नल किसको दिया हुआ है, Q1 को कंट्रोल सिग्नल दिया हुआ है। कंट्रोल सिग्नल की अलामत मैं जस्ट एक पल्स से दे रहा हूँ। इट डजंट मीन कि ये पल्स इतनी ड्यूरेशन की है या इसकी हाइट इतनी है, बस सब समझे कि सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब ये है। ये एक अलामती किस्म की एक इंडिकेशन है। तो यहाँ से करंट यूँ जाएगा और इंडक्टर से पास होता हुआ जाएगा। इंडक्टर का ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, और इसके अक्रॉस VL आ जाएगा इंडक्टर के अक्रॉस। करंट यूँ जाएगा, इधर से यूँ पाथ बनाएगा, लोड के ऊपर सेंटर होगा विच विल मेक दिस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ से गुजरते हुए वो ग्राउंड में चला जाएगा। ग्राउंड से यहाँ से बेसिकली ग्राउंड इज़ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टर्मिनल। इसका मतलब ये है कि ये वायर से आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ से यूँ करंट जाएगा इसमें से, और ये पाथ लेता हुआ यूँ जाएगा, यूँ जाते हुए इधर को चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस सोर्स से इनिशिएट हुआ था करंट, तो इसी सोर्स में ही टर्मिनेट होगा। इस लूप के अंदर, ये जो मैंने अभी ये लूप बनाया है ये वाला, इस पूरे लूप के अंदर आपके पास जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं वो कौन कौन से हैं, उसको हम नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। एक तो ये सोर्स है, दूसरा ये ट्रांजिस्टर है, तीसरा ये डायोड है जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा लेकिन इसके क्रॉस रिवर्स वोल्टेज ब्लॉक हो रही है। तो एक तरह से यूँ समझे कि ये भी एक लूप का हिस्सा है, बट इट इज़ नॉट कंडक्टिंग, इट इज़ ब्लॉकिंग द रिवर्स वोल्टेज। ठीक हो गया। चौथी चीज़ जो है वो इंडक्टर है। पांचवी और छठी चीज़ जो है ये आपकी पैरेलल में रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हैं। और ये टोटल 6 चीज़ें लूप के अंदर हैं। तो इस वक्त Q1 सोर्स, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर ये लूप में बन रहे हैं। अब आपने ये चीज़ नोट रखनी है कि यहाँ पर करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, विच इज़ मेकिंग द प्लस एट द टॉप एंड माइनस एट द नेगेटिव। अब बारी आती है Q2 की। Q2 जब हम इसको ऑन करेंगे, यानी कि Q2 को जब मैं सिग्नल दूंगा, Q1 ऑफ होगा, डायोड D1 ऑफ होगा, D2 ऑफ होगा। तो अब हम करंट का पाथ देखते हैं कि वो कैसे बनता है। तो चूंकि ये डुअल पावर सोर्सेज लगी हैं, ये दो पावर सोर्सेज हैं, इसमें ये वाला पॉइंट जो है वो 0 वोल्ट पोटेंशियल पे है। और इस 0 वोल्ट रेफरेंस को बुनियाद बनाते हुए अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो वो प्लस VG पोटेंशियल एलिवेटेड है। ठीक है, और इस रेफरेंस को बुनियाद बनाते हुए अगर इसको देखा जाए तो ये माइनस VG पोटेंशियल पर है। यूँ समझें कि अगर कोई ज़मीन है और वो घास है ज़मीन के ऊपर, ऐसे ज़मीन है, इसको हम कहेंगे कि ये 0 वोल्ट्स पोटेंशियल पे है। और अगर कोई बंदा इसके ऊपर कोई सीमेंट से या मट्टी से कोई टावर बना देता है काफ़ी बड़ा हाइट वाला, और जिसकी हाइट हम कहते हैं VG मीटर्स है, तो इस लेवल पे खड़े हुए आदमी को ये हाइट क्या नज़र आएगी, VG नज़र आएगी। और कोई एक और बंदा आके खड्डा खोद देता है ज़मीन के अंदर और उसकी डेप्थ माइनस VG मीटर्स है, तो अगर कोई बंदा रेफरेंस ज़ीरो पे खड़ा हुआ है, जिसको मैं अब ब्लू से बनाने लगा हूँ, दिस इज़ द रेफरेंस ज़ीरो प्लेन, तो उसके मुताबिक ये वाली हाइट जो है वो ऊपर है VG, और ये वाली हाइट जो है वो माइनस VG है। तो इस ज़ीरो रेफरेंस का ये मतलब है कि आप ज़ीरो पोटेंशियल पे खड़े हैं, इधर से देखेंगे तो ये आपको प्लस VG फील होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये आपको माइनस VG नज़र आएगा। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। तो अब इसमें यहाँ से करंट निकलेगा। अच्छा, आपने ये इसमें परेशान नहीं होना कि ये अर्थ बना हुआ है या ग्राउंड बना हुआ है। आपने इसको सिंपल ये कंसिडर करना है, जो मैं बना रहा हूँ आपने इसको ये सिंपल कंसिडर करना है कि दे आर बेसिकली कनेक्टेड विद अ पीस ऑफ वायर। तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसको बस, इसका मतलब ये है, आपने अगर इसको देखना, इसका मतलब ये है कि दिस इज एट जीरो पोटेंशियल। इस सिंबल का मतलब ये है 0 वोल्ट्स। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है, वरना ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। अब इस न्यू सर्किट को कंसिडर करें जो कि वही सर्किट ही है, बस मैंने ज़रा थोड़ा सा आसान कर दिया। जब आप Q2 ऑन करेंगे ना तो पाथ करंट का क्या बनेगा, देखें Q1 ऑफ है तो इसलिए करंट यहाँ से तो अब नहीं गुजर सकता, और यहाँ से भी नहीं गुजर सकता क्योंकि डायोड D1 भी रिवर्स बायस है। तो इसलिए ये ऊपर वाली सोर्स है ना, इसका कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पर, तो ये अभी फ़िलहाल इनएक्टिव है। जब हम Q2 को ऑन करेंगे तो उस वक्त करंट का जो पाथ होगा वो मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ। यहाँ से करंट निकलेगा, इधर से इस पाथ से जाएगा और यहाँ से गुजरेगा,
कैपेसिटर और रजिस्टर से नीचे से ऊपर जाएगा। अब चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो अब नीचे वाला प्लस और ऊपर वाला माइनस हो गया, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है साइनोसाइडल वेव आउटपुट बनाने के लिए कि पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज शुड स्वैप एट सम मोमेंट इन टाइम, जो कि हमने अचीव कर लिया है। और करंट अब इस तरह जाएगा, इंडक्टर में मुखालिफ सिमत में जाएगा। अब उसके पास दो पाथ्स हैं, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, जैसा कि पिछले केस में भी था, मैंने ड्रॉ नहीं किया, उसके पास दोनों पाथ्स हैं। लेकिन ऊपर वाला पाथ इसलिए नहीं फ्लो कर ऊपर वाले पाथ पे इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज ये वाला पोटेंशियल जो है वो काफ़ी हाई है, ये प्लस वी जी पे है। तो ये नहीं हो सकता कि लोअर वी जी से निकले और ऊपर वाले वी जी के अंदर एंटर हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ऊपर वाला पाथ ये नहीं लेगा करंट। तो करंट हमेशा लोअर पोटेंशियल वाले पाथ को प्रेफर करता है। तो करंट का पाथ फिर ये बनेगा और ये नेगेटिव में चला जाएगा। इसकी पॉजिटिव से निकला और इसकी नेगेटिव में चला गया। और D2 भी डिसकंटिन्यूड है, नॉन कंडक्टिव है, क्योंकि आपका करंट अब ऊपर से नीचे यूं जा रहा है और बीजेटी से पास हो रहा है, डायोड उसके लिए रिवर्स बायास है। ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायास होने की कोशिश करेगा, लग तो यही रहा है कि होना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो दिस इज एट प्लस वी जी पोटेंशियल, ठीक है, और ये भी वी जी ही आ रहा है, तो वी जी से वी जी तक एक ही लेवल है। इसलिए वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा। ये बात भी हो गई। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब सवाल ज़हन में पैदा होता है कि मैंने Q1 भी ऑन कर लिया, Q2 भी ऑन कर लिया, दोनों केसेस में ट्रांजिस्टर्स ने अपना अपना काम किया, तो डायोड का काम कहाँ पर आता है? ये फिर कहाँ लगते हैं और हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं? हम ये है एक करंट बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विच, क्योंकि इसमें डायोड बना हुआ है। ये वही काम उसने यहाँ पे जो किया ना, ये वाला, ये उसने करंट बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विच लगाया हुआ और उसकी एप्लीकेशन बता रहा है कि जी ये क्यों, हम इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर होती है, तो उसने एप्लीकेशन को दिखाने के लिए यहाँ पर उसने नीचे बनाया। लेकिन हमने देखा है कि D1 और D2 कहीं कंडक्ट नहीं करता, दोनों स्टेट्स में कंडक्ट नहीं करता। चाहे आप Q1 को ऑन करें चाहे Q2 को ऑन करें, तो कुछ हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रही कि D1 एंड D2 फालतू में लगाए हुए। यहाँ पर सिंगल जो है वो क्वाड्रेंट स्विच काफ़ी था, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला स्विच काफ़ी था। हम क्यों कह रहे हैं कि भाई ये टू क्वाड्रेंट स्विच की एप्लीकेशन है? देखे ना लिखा हुआ है यूजिंग टू क्वाड्रेंट स्विचेस। तो उसकी बात उस बात को मैं समझाता हूँ। उसकी लॉजिक ये है कि जब हम ट्रांजिस्टर Q1 को ऑन करते हैं तो फ़ौरन Q2 को ऑन नहीं कर देते। इसको जब हम ऑफ करेंगे ना तो फ़ौरन से Q2 को ऑन नहीं करेंगे, बल्कि देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ लैग, थोड़ा सा हम डेड टाइम बीच में रखते हैं, इसको हम कहते हैं डेड टाइम। क्योंकि देखें Q1 एंड Q2 को अगर हम किसी वजह से गलती से इकट्ठा ऑन कर दें, यानी कि अभी Q1 ऑफ प्रॉपरली हुआ नहीं, आपने बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स पढ़ी होंगी और उसकी स्विचिंग का पढ़ा होगा लैब में कि ऑन तो जल्दी हो जाते हैं डिवाइसेस, लेकिन ज़रा ऑफ होने में टाइम लेते हैं। ऑन फ़ौरन से हो गया, ऑफ होने में ज़रा थोड़ा टाइम लेते हैं। ऑन भी ज़रा टाइम लेता है लेकिन उतना टाइम नहीं लेता। ऑफ होने में काफ़ी सारा टाइम गुजरता है ट्रांजिस्टर का करंट ज़ीरो होने में। तो अगर मैं उतनी देर में दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन कर दूं तो ये दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्शन स्टेट में आ जाएंगे। तो कोई बता सकता है कि अगर दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्शन स्टेट में आ जाएं तो क्या होगा? पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव को फुली कैंसिल करती है। ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव दोनों इफेक्ट फुली नेगेटिव कंडक्शन इफेक्ट। स्टेट में हो। दोनों ज़रूरी नहीं है फुली कंडक्शन स्टेट में हो। एक फुल कंडक्शन स्टेट में होगा, एक अभी ऑफ हो रहा होगा, यानी पार्शली कंडक्टिंग स्टेट में होगा। तो जो आपने जवाब दिया ना वो इतना सही नहीं था, मैं उसमें उस पर कमेंट नहीं कर पाया। क्योंकि जब दोनों ऑन होंगे तो यू आर जस्ट शॉर्टिंग आउट द सोर्स। ये दो सोर्सेज आपस में सीरीज में मिले हुए हैं ना। अगर अल्टीमेटली टॉप एंड बॉटम को देखा जाए तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2VG का है, 2VG। तो आपने 2VG वाली सोर्स को इस लूप के अंदर शॉर्ट आउट कर दिया, क्योंकि ये देखिए इसका माइनस और इसका प्लस आपस में मिला हुआ है, विच मीन्स दे आर एडेड टुगेदर। ये दोनों वोल्टेज सोर्सेज ऐड हो रही हैं और इनका कॉमन पॉइंट है वो जीरो रेफरेंस। अगर हम डिसाइन कर दें तो ऊपर जो है वो वीजी बन जाएगा प्लस वीजी, इस रेफरेंस को देखते हुए नीचे जाएं तो माइनस वीजी बन जाएगा। लेकिन अगर नीचे को जीरो, मैं अगर इसको मैं ग्राउंड कंसिडर करूं और इसको जीरो रेफरेंस कंसिडर करूं, तो यहाँ से ऊपर तक जाते हुए 2VG का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ये दोनों अंदाज है मुख्तलिफ
सोचने के, ग्राउंड रेफरेंस आप किसको बनाते हैं और उसके मुताबिक दूसरी वोल्टेज को कहाँ पे चेक करते हैं। तो अगर नीचे ग्राउंड रेफरेंस बनाया और ऊपर चेक करें तो आपको 2 VG मिलेगा। लेकिन वो एक सेपरेट बात है। जो मैंने अभी की बात वो ये है कि अगर आपने दोनों के ट्रांजिस्टर कंडक्शन स्टेट में आ गए किसी भी वजह से, कि भाई एक पूरा ऑफ नहीं हुआ और दूसरा आपने तेज़ी से ऑन कर दिया, तो वट एवर द केस इज, अल्टीमेट बात यह है कि जब दोनों कंडक्शन में गलती से आ जाएंगे किसी भी वजह से, तो लूप ये बन जाएगा और आपकी हीट जनरेट होगी। बिल्कुल शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, जाहिर बात है, एक ट्रांजिस्टर ऑफ होने को जा रहा है और दूसरा ऑन हो रहा है, तो ये ज़रूरी बात नहीं है कि एक फुली ऑफ, एक एक पूरा ही ऑन, दोनों पूरे ऑन है, ऐसा नहीं है। पार्शियल शॉर्ट सर्किट बहरहाल होगा। डिवाइसेस जले ना भी तो हीट ज़रूर क्रिएट करेंगे। और एक मॉसफेट जो ऑफ हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस अभी बढ़ी हुई है, तो वो ज़्यादा हीटअप होगा, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी आपकी पुअर हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि जब ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ किया है सपोज, तो Q2 के ऑन होने में देयर इज अ सर्टेन टाइम डिले इन द कंट्रोल सिग्नल। उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ना ये ऑन होता है ना ये ऑन होता है। इसको हम कहते हैं डेड टाइम। डेड टाइम। इस टाइम में क्या होता है, इंडक्टर अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है। सपोज वही पहले वाली सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं कि यूं करंट फ्लो कर रहा था, Q1 ऑन था, यहाँ यूं करंट जा रहा था, इस तरह से करंट फ्लो होते हुए इधर से यूं जाते हुए यहाँ पे यूं ऐसे एंटर हो गए, ये पाथ था हमारा। और उससे क्या बना पड़ा था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, इधर VL था। याद रखना है, मैं अब रिमूव करने वाला हूँ। VL में प्लस लेफ्ट पे है और माइनस राइट पे है, याद रखना है आपने। अभी मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। क्या था कि जब Q1 ऑन था तो VL प्लस लेफ्ट पे था और राइट पे माइनस था और यहाँ VL था। लेकिन और उसकी सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनी हुई थी इंडक्टर की। तो जब हमने Q1 को ऑन से दोबारा ऑफ स्टेट में किया और अभी Q2 को भी ऑन नहीं किया, तो क्या होगा कि इंडक्टर अपनी पोलैरिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। रिवर्स कर देगा। प्लस राइट पे आ जाएगा, माइनस जो है वो लेफ्ट पे चला जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो पहले जिसके एरोज एक जानिब के थे, अब कोलैप्सिंग है तो दूसरी जानिब को एरोज निकलेंगे। और उससे क्या होगा कि इंडक्टर विल एक्ट एज अ करंट सोर्स एंड इट विल कीप द करंट कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। पहले करंट यूं ही जा रहा था ना, तो अब भी इसकी पोलैरिटी ये सजेस्ट कर रही है, अब ये सोर्स बना हुआ है करंट का, कि करंट अभी भी लेफ्ट टू राइट ही मूव करे। इंडक्टर ने अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करवा के ये बात इंश्योर करवाई है कि लोड में से और कैपेसिटर में से उसी डायरेक्शन का करंट फ्लो हो जिस डायरेक्शन में पहले फ्लो हो रहा था जब Q1 ऑन था। अब चूंकि Q1 ऑफ है, अभी भी करंट फ्लो कर रहा है। अब देखें अब क्या पाथ बनता है करंट का। अब देखें यहाँ से करंट गुजरा इंडक्टर से, यहाँ से गया, इधर से गया, इधर से गया, यहाँ से गया, इधर से गया, सोर्स में से पास होता हुआ गया। सोर्स को चार्जिंग अब हो रही है, एक तरह से यूँ समझे, बल्कि चार्जिंग नहीं कहनी चाहिए, चार्जिंग नहीं हो रही, सोर्स के साथ सीरीज में ऐड हो गया। चार्जिंग तब होती जब प्लस के अंदर एंटर हो रहा होता। और यहाँ से यूं करंट का पाथ बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा नहीं, यहाँ से नहीं बनेगा। डायोड D1 इस वक्त इस केस में इनएक्टिव है। तो अब दूसरा देखते हैं कि यहाँ से करंट यूं जाएगा ऊपर से। ऊपर वाला पाथ तो हमने देख लिया नहीं बन रहा, Q1 ऑफ है ऑलरेडी, D1 रिवर्स बायस है, तो इसलिए ऊपर वाला पाथ तो नहीं बनता करंट का, ऊपर ऊपर नहीं जाता करंट। तो करंट का अब क्या पाथ बनेगा, यहाँ से करंट आएगा, उसको दो रास्ते हैं, ऊपर वाला भी हमने देख लिया नहीं बन रहा, तो नीचे को जाएगा। नीचे को VG के प्लस में करंट एंटर हो रहा है, तो इट विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ चार्जिंग इफेक्ट। आपकी बैटरी के प्लस में जब करंट फीड किया जाता है तो बैटरी चार्ज होती है। अमूमन हम क्या कहते हैं कि बैटरी या सोर्स के प्लस से करंट निकला करता है, विच मीन्स बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। लेकिन अगर आप अपने बैटरी को चार्ज करना है तो आप प्लस के अंदर बैटरी के अंदर करंट को फीड करते हैं। तो ये एक तरह से चार्जिंग हो रही है, एक तरह से कह लें कि एनर्जी रिकवरी हो रही है। जो VG से पहले साइकिल में एनर्जी कुछ इंडक्टर में स्टोर हुई हुई थी ना, वो अब एनर्जी रिकवर भी हो रही है और VG के अंदर कुछ पोर्शन उसका जा रहा है और रिवर्स में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और डायोड D2 अब आपका Q2 को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये डायोड D2 ना होता तो डेड टाइम में करंट रिवर्स में फ्लो करना चाहता Q2 में से और Q2 को डैमेज करता। तो उसमें अब क्या हुआ है कि अब D2 इसलिए लगाया हुआ था, इसीलिए यहीं पर आपको पता चल रहा है कि
करंट बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विच की अफादियत या उसकी एडवांटेज कहाँ नज़र आ रही है कि आपका करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है D2 ने। तो यहाँ से करंट मुकम्मल होगा और इंडक्टर में नेगेटिव में चला जाएगा, बिकॉज इंडक्टर इज एक्टिंग एज अ सोर्स राइट नाउ। तो लीव एंड करंट भी इंडक्टर से निकल रहा था और जा भी इंडक्टर में रहा। तो यहाँ पर D2 आपको नजर आया। इसीलिए ऑथर ने मेंशन ये किया है कि Q1 एंड D2 ये अल्टरनेट पेयर में काम करेंगे। इसी तरीके से Q2 एंड D1 ये भी अल्टरनेट पेयर में काम करेंगे, यानी कि जब Q1 ऑफ होगा तो D2 ऑन हो जाएगा, और जब D2 ऑन होगा तो इसमें चार्जिंग इफेक्ट भी आएगा, करंट भी कॉन्टिन्यूटी में शो करेगा, और इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जाहिर बात है कोई इंडेफिनेट करंट की सोर्स तो है नहीं है, तो कुछ ही टाइम के अंदर इसकी जो करंट सप्लाई है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जितनी देर करंट सप्लाई करता रहेगा इंडक्टर, उतनी देर तक D2 कंडक्शन में रहेगा और वो Q2 को प्रोटेक्ट करता रहेगा। एक तरह से कह लें कि फ्री व्हीलिंग डायोड के तौर पे ये एक्ट कर रहा है। बट दे ऑपरेट in a diagonal and alternate manner. Diagonal से मुराद Q1 and Q2, Q1 and D2 they are diagonally connected, and Q1 and D1 sorry Q2 and D1 they are also diagonally connected. तो जब इसका ऑपरेशन कैसे होगा, जब Q1 ऑन होगा तो कोई डिवाइस ऑन नहीं है उस वक्त सब ऑफ है। लेकिन जब Q1 ऑफ होगा तो उस वक्त इमीडिएटली D2 ऑन होगा, बाकी तमाम ऑफ होंगे। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हम Q2 को ऑन करेंगे और Q1 ऑफ होगा, D2 भी ऑफ हो जाएगा, D1 भी ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब Q2 ऑफ होगा तो उस वक्त D1 ने ऑन होना है, ठीक है। और फिर उसके साथ फिर अगले साइकिल में हम क्या करेंगे कि फिर दोबारा Q1 को हम ऑन कर देंगे। जब ट्रांजिस्टर कोई भी ऑन होगा ना, Q1 हो या Q2 हो, तो बाकी तीनों चीज़ें ऑफ होगी, और जोन सा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा उसका डायगोनल वाला इमीडिएटली डायोड ऑन हो जाएगा। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर, ठीक है। ठीक हो गया। और भी कोई बताए ना, मुझे लगता है मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ बस। ठीक है, यस सर, समझ आ गया। ठीक हो गया। तो इसी तरह आपका जो दूसरा Q2 है उसका भी यही हाल है कि जब Q2 ऑफ होगा तो उसको भी हम एक दफ़ा चक्कर लगा के देख लेते हैं कि जब Q2 ऑन होता है तो करंट का पाथ ये बन रहा है, ठीक है। करंट ऊपर से नीचे यूं जाएगा। उस वक्त पोलैरिटी क्या होगी, इंडक्टर की लेफ्ट पे राइट पे पॉजिटिव होगा, लेफ्ट पे नेगेटिव होगा, और मैग्नेटिक। और जब Q2 ऑफ होगा तो अब क्या होना चाहिए, याद रखना है कि प्लस राइट पे है, ठीक है। तो जब Q2 ऑफ होगा तो प्लस पहले राइट पे था, अब प्लस लेफ्ट पे चला जाएगा, और इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी जिस जानिब में पहले बनी थी उसके। अब करंट की डायरेक्शन इस तरफ इंडक्टर इंश्योर्ड रखेगा क्योंकि Q2 की वजह से करंट इस तरफ को जा रहा था। तो इंडक्टर जब Q2 ऑफ होगा तब अपनी पोलैरिटी रिवर्स करवा के प्लस को लेफ्ट पे और माइनस को राइट पे करवा के करंट की पोलैरिटी को वही इंश्योर्ड रखेगा। अब देखना यह है कि करंट कहाँ जाता है। करंट के पास दो रास्ते हैं, ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। तो देखते हैं कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ऊपर का अगर पाथ देखा जाए तो ये डायोड D1 कंडक्ट करेगा और इस बैटरी को चार्ज करेगा। इस बैटरी में जैसे पहले नीचे वाली बैटरी में चार्जिंग इफेक्ट आया था ना, अब ऊपर वाली बैटरी में चार्जिंग इफेक्ट आएगा। यहाँ से करंट जाएगा और इधर से यूं पाथ अपना यहाँ से लेके जाएगा, यहाँ से यूं जाएगा और इंडक्टर के माइनस में दोबारा एंटर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इसका पाथ बनेगा दूसरे केस में, जब Q2 ऑफ होगा तो उस वक्त D1 ने अपने अंदर से कंडक्शन करवानी है, यहाँ से करंट गुजरेगा और D1 प्रोटेक्ट करेगा उस वक्त Q1 को। ये बात भी समझ आ गई होगी होपफुली। ठीक है जी। अब ऑथर ये कहता है कि आउटपुट का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटी साइकिल ये बनता है, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। ये रिलेशन कैसे बनी, ये बड़ी आसान है, इसको बनाना बड़ा आसान है। वो देख लेते हैं, अभी पहले इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। अगर ड्यूटी साइकिल 50% हो तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, इफ D इज इक्वल टू 0.5
इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट वोल्टेज आपकी जीरो है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.51, 1 माइनस 1 जीरो, आउटपुट वोल्टेज जीरो हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर मुसलसल फिक्स्ड 50% ड्यूटी साइकिल के ऊपर दोनों ट्रांजिस्टर्स को चलाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आधा टाइम ये ऑन होता है फिर आधा टाइम ये ऑन होता है, तो आपकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी आउटपुट की, वो ज़ीरो आएगी, क्योंकि आपने वो SPWM अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप सिंपली ऑन कर रहे हैं एक वक्त में, फिर आधा टाइम ऑफ, इस तरह की आपकी आउटपुट आ रही है। तो LC फिल्टर उसको एवरेज करके ज़ीरो कर देगा। एवरेज मूविंग हो ना, कि एवरेज कभी हल्की सी ऊपर को ज़्यादा वे कर रही है, कभी ऊपर आहिस्ता आहिस्ता नीचे को वे करती है, तो जब उसमें हम एवरेज निकालते हैं तो हमें साइनोसाइडल मिलता है। लेकिन इस केस में साइनोसाइडल नहीं मिल रहा, चूंकि हमने फिक्स ड्यूटी साइकिल रखी है। ऑन टाइम जब जितना है उतना हमेशा के लिए ऑन टाइम रह रहा है, और जितना ऑफ टाइम है नीचे उतना ऑफ टाइम, वो ऑन टाइम और ऑफ टाइम इस केस में बराबर ऑलमोस्ट मैंने बनाए। तो अगर LC फिल्टर से गुजारेंगे तो इसकी एवरेज LC फिल्टर क्या कर देगा, स्ट्रेट ज़ीरो कर देगा। तो इसलिए ये इक्वेशन बिल्कुल सही हमें बता रही है कि आपकी जो ड्यूटी साइकिल है अगर आप उसको 50% रखते हैं देन योर आउटपुट विल बिकम ज़ीरो। लेकिन अगर कोई ऐसा काम करे कि जिसमें ड्यूटी साइकिल के अंदर वेरिएशन आए विद द पैसेज ऑफ टाइम, सीधी स्ट्रेट 50% ना हो, बल्कि शुरू हो 0% से, ग्रेजुअली मूव हो 1%, 2%, 3%, ड्यूटी साइकिल इंक्रीज होती जाए, और ड्यूटी साइकिल में जो इंक्रीज का पेस है वो साइनोसाइडल हो, यानी यहाँ 0% पे ड्यूटी साइकिल है, यहाँ पर 1% हो, तो यहाँ पर 3% हो, यहाँ पर 8%, सॉरी इसको 10% कर देते हैं, यहाँ पर 25% हो, यहाँ पर 50% हो, बल्कि यहाँ पर 70% कर देते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज यहाँ बहुत ज़्यादा, बल्कि ये भी गलत नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपका 20% इंक्रीज हो, यहाँ पर यकदम 40% इंक्रीज हो, क्योंकि रेट ऑफ राइज इन साइनोसाइड जहाँ पर ज़्यादा होता है। यहाँ पर हो जनाब 60% का 50% का राइज इधर आके, यहाँ पर आके आपका 70% हो जाए, और फिर 80% हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता मैं परसेंटेज रिड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ 90% हो जाए, यहाँ 95% हो जाए, और इधर आके आपकी 99% ड्यूटी साइकिल हो जाए, बिल्कुल 100% भी नहीं करना। तो आपने देखा यहाँ पर रैपिड पेस है, 0 से 20 बहुत बड़ा गैप है, फिर 20 से 40 भी बड़ा गैप है, फिर 10 का गैप है, यहाँ पर भी आपको, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पर 55 कर लेना चाहिए। यहाँ पर 20 का गैप डाला मैंने जानबूझ के, यहाँ पर 15 का गैप डाला है, यहाँ पर भी 15 का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप है, फिर यहाँ पर 5 का ऑलमोस्ट गैप है, यहाँ 1 का गैप है। तो ये साइनोसॉइडल अंदाज से आपकी ड्यूटी साइकिल में अगर वेरिएशन आ रही हो ना, कि पहले 0% है, फिर 0.2%, 0.2 यानी 20% हो गई, फिर 40%, तो उसकी जो आउटपुट एवरेज आएगी ना, फिर एवरेज वैल्यू जीरो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार्टिंग में 0.2 पुट कर दें, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2.4 आ गया, तो 0.4 मल्टी माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा -0.6। इसका मतलब ये है कि 60% ऑफ द टाइम Q2 ऑन है और 40% ऑफ द टाइम Q1 ऑन है, तो एवरेज नेगेटिव वाली साइड पे है। तो अगर एवरेज लेंगे तो साइन वेव का नेगेटिव वाला हिस्सा बन रहा होगा उस वक्त। समझ रहे बात हुई इस इक्वेशन को देख के? So here D is a function of time, not a constant duty cycle, and that duty cycle is varying between 1% to 99%, and then back to 99% से 1% टाइम के साथ ही वेरी कर रही है, जिसकी वजह से एवरेज जो है ना वो कभी ऊपर को जाती है, कभी माइनस में चली जाती है। इसीलिए कभी अगर आप देखें कि अगर ड्यूटी साइकिल की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 होगा, तो एवरेज जो है वो ऊपर को होगा, तो आपकी इस पूरे सम की वैल्यू पे एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, विच मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव हाफ साइकिल एट दैट। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किस टाइम है, लेकिन है पॉजिटिव साइकिल में इस वक्त एग्जिस्ट करते। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी साइकिल की जो वैल्यू है वो लेस देन 0.5 है, तो आप उस वक्त नेगेटिव वाली साइड पे, नेगेटिव साइकिल वाली साइड की बात कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं। अगर आप बहुत ही लेस हैं 0.5 से, यानी 0.1 पे हैं, तो आप कहीं यहाँ लाए कर रहे हैं, ड्यूटी साइकिल बहुत ही नीचे को फेवर कर रही है, तो एवरेज नीचे को वे कर रहा है, तो उसकी वजह से आपकी आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव साइड पे डोमिनेंट है। तो ये आपकी ड्यूटी साइकिल का, ये इक्वेशन का मतलब है इस इक्वेशन का।
तो अगर इसमें हम ये वाली ड्यूटी साइकिल प्लग इन कर दें, ये जो उसने डी टी की ये वाली वैल्यू प्लग इन कर दें, तो आपको एक साइनोसाइडल ड्यूटी साइकिल की वेरिएशन मिलेगी, जिसकी वजह से वो जो आउटपुट यहाँ पर निकलेगी, जो एवरेज वैल्यू के से निकली गई है एक इक्वेशन, तो आपको एक साइनोसाइडल आउटपुट वी आउट नजर आएगी। क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को ज़रा प्रॉपर फॉर्म में लिखूँ तो ये बनेगा वी नॉट इज इक्वल टू टी विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम राइट नाउ, और चूंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम है तो इसलिए आपका मेन आउटपुट भी उसी फंक्शन ऑफ टाइम का ये बन जाएगा, -1 इंटू वी जी। नाउ अगर आप जो भी टाइम की वैल्यू पुट करेंगे आपको उस टाइम पे वी आउट की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट इक्वेशन इज बेसिकली द एवरेज इक्वेशन। और जो हम निकालते होते हैं ना इंडक्टर वोल्ट बैलेंस से और कैपेसिटर चार्ज बैलेंस से, उस तरह निकाली गई है। तो ये आपको एवरेज वैल्यू देगी। तो एवरेज वैल्यू हर टाइम पर डिफरेंट होगी। एवरेज क्योंकि मूव कर रहा है साइनोसाइडली, कभी एवरेज प्लस में है कभी एवरेज माइनस में है, जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स बन रहे हैं, जिससे आपको साइनोसाइडल आउटपुट मिल रही है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बनी कैसे। उसूलन तो ये काम आपको खुद करना चाहिए, लेकिन मैं साथ बता देता हूँ कि ये इक्वेशन कैसे डेवलप हुई है। ये वही इंडक्टर वोल्ट बैलेंस कैपेसिटर चार्ज बैलेंस जहाँ पीछे डीसी टू डीसी बक बूस्ट कन्वर्टर में करते आए हैं, का कन्वर्टर हो गया है इन सब में, वही टेक्नोलॉजी टेक्निक हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो पहला लूप, दो लूप बनते हैं ना, एक Q1 का लूप बनता है और एक Q2 का लूप बनता है। तो पहले हम Q1 वाले लूप को देखते हैं। उसका लूप ये बनता है, ये इसका लूप बनता है करंट का। तो आप इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं ना। इस लूप के अंदर क्या है, वी जी, अच्छा वी एल को हम डिफाइन करते हैं, ये वी एल का ये वाला एंड जो है ना, उसको हम पोलैरिटी देते हैं प्लस और इसको हम देते हैं माइनस। ठीक है जी, ये पोलैरिटी हमने पक्की पक्की डिफाइन कर दी है वी एल की। तो वी जी इज इक्वल टू वी एल प्लस वी नॉट, यही बनता है ना। ये प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो ये आपस में ऐड हो गए, और इसका प्लस इसके प्लस के साथ है, इसका माइनस इस लूप के अंदर इसके माइनस के साथ है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आपस में एक तरह से पैरेलल हैं, तो इक्वल का साइन आ गया। तो पहली इक्वेशन हमने निकाल ली। ये है इंडक्टर की वोल्टेज की इक्वेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल व्हेन ट्रांजिस्टर Q1 वाज टर्न्ड ऑन। तो अगर मैं VL का ग्राफ बनाऊं तो VL क्या होगा, VL इज इक्वल टू VG माइनस V नॉट, यही बनेगा ना। तो VL का ग्राफ ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल, जिसको हम D कहते हैं, वो आएगा VG माइनस V नॉट। ये फर्स्ट सब इंटरवल का हमने ग्राफ बना लिया VL का, जो हम पहले बक बूस्ट कन्वर्टर में बनाया करते थे, अभी हमने इसके लिए बनाया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे Q2 के लिए। जब Q2 ऑन होगा तो उस वक्त क्या इक्वेशन बनेगी, तो उस वक्त पाथ ये बनता है करंट का। ये आपका करंट का पाथ बना, नीचे से ऊपर करंट जा रहा है। इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो VL जो है ना, वो एक नेगेटिव वैल्यू के तौर पे नजर आती है। V आउट की पोलैरिटी भी हमने फिक्स रखनी है, क्योंकि ऑथर यही करता है कि पोलैरिटीज जो हमने हर जगह ही ऐसा होता है, ये ऑथर की बात नहीं है, हर कोई यही करता है, जो पोलैरिटीज एक दफ़ा फिक्स हो जाती है बस उसी को हम इक्वेशन के अंदर डालते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो VG इज इक्वल टू माइनस VL माइनस V नॉट। ठीक है जी, इसका प्लस इसके माइनस के साथ है, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ है, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ है। जब सोर्सेज का एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ लगा हुआ हो तो हम लूप में उनको ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि सारी सोर्सेज ऐड होके इक्वल टू जीरो हो रही है, वी जी प्लस वी एल, क्योंकि सबका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ दूसरे के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ऐड हो रही है बेसिकली वी नॉट। इन सब का सम इक्वल टू जीरो होगा।
तो अगर मैं इसमें से वी जी अलहदा कर लूँ या वी एल अलहदा कर लूँ तो वो यही चीज़ ही बन जाती है। दूसरा अंदाज बात करने का, ये बात एक ही है। तो यहाँ से वी एल निकालें तो क्या बनेगा, वी एल द सेकेंड सब इंटरवल इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस वी जी माइनस वी नॉट, यही बनेगा ना दूसरे इंटरवल में। वी एल को इधर रहने दें, इन दोनों को उधर मूव कर दें, वी जी को भी और वी नॉट को भी, तो ये बन जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है फॉर द सेकेंड सब इंटरवल इंडक्टर की वोल्टेज। अभी हम बेसिकली क्या करें, इंडक्टर की वोल्टेज ग्राफ, और क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इसलिए नीचे की तरफ आएगा और इसकी वैल्यू होगी माइनस। आप लोगों को समझ आ रही है ना? यस सर। जी यस आ सर। गया, ठीक हो गया जी। अब हमें पता है कि इंडक्टर वोल्ट बैलेंस क्या कहता है, कि इंडक्टर वोल्ट बैलेंस ये कहता है कि जो पॉजिटिव एरिया अंडर द कर्व है और जो नेगेटिव है दे शुड बी इक्वल, एरिया अंडर द कर्व शुड बी इक्वल, ये इंडक्टर वोल्ट बैलेंस कहता है। यानी दूसरे अल्फाज में ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया जो पिंक में मैंने बनाया है और ये जो लाइट ब्लू में बनाया है, दीज एरियाज शुड बी सेम। अच्छा, इसका इंटरवल क्या है, इसको हम डी डैश बोलते हैं अपनी सादा पुरानी टर्मिनोलॉजी में। ये डी डैश टाइम में माइनस वी जी माइनस वी नॉट है और डी डैश वाले टाइम में वी जी माइनस वी नॉट है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, डी मल्टीप्लाई बाय वी जी माइनस वी नॉट प्लस डी डैश मल्टीप्लाई बाय माइनस वी जी माइनस वी नॉट, इन दोनों को जमा करूँगा तो इनका, और डिवाइडेड बाय 1/ts करूँगा एवरेज करने के लिए और उसको जीरो के इक्वल कर दूंगा। 1/ts दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा और जो इक्वेशन बचेगी वो ये बचेगी, डी मल्टीप्लाई बाय वी जी, मैंने गलती अगर करूँ तो बता दीजिएगा। तो ये हो गया प्लस डी डैश माइनस वी जी माइनस वी नॉट, ये होगा इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ वी एल विच इज इक्वल टू जीरो। हमें पता है एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो बाय द रूल ऑफ इंडक्टर वोल्ट बैलेंस। तो मैं वी एल को ख़त्म कर देता हूँ, बस डायरेक्ट बीच में इक्वल टू जीरो कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा डी वी जी माइनस डी वी नॉट माइनस डी डैश वी जी माइनस डी डैश वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वी जी आप कॉमन ले लें, जब वी जी कॉमन लेंगे तो डी डैश, डी माइनस डी डैश आ जाएगा। तो तो डी माइनस डी डैश का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि डी माइनस डी डैश क्या होता है, वन माइनस डी, यही होता है ना डी डैश। अगर मैं यूँ लिखूँ डी माइनस डी डैश, तो डी डैश को अगर ओपन करके लिखें तो ये बनेगा वन माइनस डी डैश, और जब इसको ओपन करेंगे तो डी डैश माइनस वन प्लस डी, तो ये बन जाएगा टू डी माइनस वन, यही बनेगा ना, डी माइनस डी डैश का जवाब आएगा टू डी माइनस वन। तो वो यहाँ हम कर लेते हैं, वी जी कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पे आ गया डी माइनस डी डैश। ठीक हो गया। और वहाँ पर दूसरी तरफ आप वी नॉट कॉमन ले लें, माइनस वी नॉट कॉमन ले लिया तो ये आ गया डी प्लस डी डैश इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो अब हमें पता है कि वी जी की वैल्यू इसके साथ क्या होगी, टू डी माइनस वन। ये हम यहाँ पर ये काम कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, टू डी माइनस वन बन जाएगी। और माइनस डी प्लस डी डैश इक्वल टू वन होता है, डी प्लस डी डैश इज इक्वल टू
1। तो ये उस इस ब्रैकेट की वैल्यू की आ जाएगी 1, तो वी नॉट इंटू 1 आ जाएगा, जिसको हम छोड़ देते हैं, इंटू 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता बस, तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं वी नॉट को एक तरफ कर दूं तो ये बन जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू वी जी 2d -1। ये इक्वेशन हमने खुद प्रूव की है यूजिंग इंडक्टर वोल्ट बैलेंस। इसको देखें, वी जी इंटू 2d-1, तो ये भी कहता है वी जी इंटू 2d-1। तो हमने इक्वेशन खुद से अप्रूव की है यूजिंग आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट और वी वर सक्सेसफुल। तो ये एक मैथमेटिकल मॉडल है इस सर्किट का। बात की समझ आई है ये सारी जो हमने की है? ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। चले, तो ये हमें बताता है कि आप कौन सी ड्यूटी साइकिल रखेंगे और उस वक्त आपको क्या आउटपुट मिलेगी। इसमें हमने कोई डायोड के लॉसेस और बीजेटी के लॉसेस उनको मॉडल नहीं किया, सिंपल ड्यूटी साइकिल और आउटपुट का हमने, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का हमने देखा है। तो मैं सारा अंडू कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि जगह साफ हो जाए। अच्छा, आप लोगों को पता है कि साइन की वैल्यूज, किसी भी चीज़ का साइन लिया जाए, साइन ऑफ एनीथिंग वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू वेरीज बिटवीन -1 to 1। ये नहीं हो सकता कि साइन ऑफ कोई भी नंबर डालें तो वो वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 से, ऐसा नहीं हो सकता, या -1 से नीचे चली जाए। तो इस फैक्टर का मतलब, अब इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाली इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन तो हमने समझ ली ना, ये वाली इक्वेशन हमने समझ ली जो मेन इक्वेशन है आउटपुट और इनपुट की। अब हमें देखना है कि ड्यूटी साइकिल जिस तरह हम वेरी कर रहे हैं वो साइनोसाइडली किस तरह हमें इफेक्ट देगा। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा वेरी करेगी बिटवीन -1 एंड 1, +1। 1 से ऊपर नहीं जा सकता, -1 से नीचे नहीं जा सकता। लेकिन ये जो टाइम है, जो टाइम जैसे टाइम एक्सिस पर टाइम मूव करता है आगे को, तो उस टाइम को जब हम एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नंबर साइनोसाइडली -1 से 0, सॉरी किस तरह इसको बनाएंगे, -1 से ग्रेजुअली मूव करेगा 0 की तरफ, और फिर 0 की तरफ से आगे मूव करेगा +1 की तरफ, और फिर जब आगे आप टाइम मूव करेंगे दोबारा -0 की तरफ आएगा, और फिर दोबारा -1 की तरफ आएगा। तो ओमेगा और टी जब आप बस में, ओमेगा तो एक फिक्स नंबर होगा ना, 52πf होगा इसकी वैल्यू, 2πf, तो f हमारे पास 50 हर्ट्ज है, तो 2π मल्टीप्लाई बाय 50, तो जो वैल्यू आएगी हम वो ओमेगा में इधर फिट कर देंगे, इट विल बी अ कांस्टेंट नंबर। आगे जो टाइम मूव कर रहा है ना, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, जो भी चल रहा है, वो जिस तरह इस आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ओमेगा के साथ, तो वो आपको नंबर देगा। ये जो मैंने चकोर डब्बे में डाला हुआ है, इस आर्ग्यूमेंट का नंबर इस तरह तब्दील होगा कि कभी 1 होगा, कभी 0 होगा। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा, इट विल वेरी बिटवीन -1 एंड 1। कभी ये -0.5 पे होगा, कभी -0.7 पे होगा, वो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द टाइम एंड द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ओमेगा। उस पर डिपेंड करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ इसने मूव करना है। जो मर्जी फ्रीक्वेंसी हो, मूवमेंट उसकी साइनोसाइडल ही होगी, और इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के दरमियान वैल्यू लाए करेगी। अब वो कहता है इसको आप एक नंबर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें जिसको हम डी कहते हैं, और उसके लिए शर्त ये है कि डी should be a little bit lesser than 0.5, not exactly at 0.5 but a little bit lesser than 0.5। suppose हम कर लेते हैं 0.4 हो, dm should be equal to 0.4 which fulfills the criteria of being less than 0.5। अब देखें क्या होगा कि जब dm आप सपोज कर लें कि भाई ये 0.4 हमने रख लिया, अब जब हमारा टाइम 0 पे होगा तो साइन 0 क्या आता है बताएं? 0। साइन 0 0 आता है, ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक हो गया। तो ड्यूटी साइकिल क्या रहेगी सिर्फ टाइम 0 पे, टाइम जब हमने 0 पुट किया तो टाइम 0 पे ड्यूटी साइकिल क्या आ गई, टाइम d0 इज इक्वल टू क्या, 0.5। 0.5।
इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 0 टाइम पे खड़े हैं, बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस वक्त आपका ड्यूटी साइकिल 0.5 है। तो इस इक्वेशन की मदद से हमें क्या पता चलता है कि जब ड्यूटी साइकिल 0.5 हो तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? 0। 0 होगी। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि हम साइन वेव में 0 पे जब खड़े हैं तो आउटपुट भी 0 है, और स्टार्टिंग में साइन वेव 0 से ही स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम 0 पॉइंट पे खड़े हैं, तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। जैसे जैसे हमारा टाइम मूव होगा और इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो साइन का आर्ग्यूमेंट टाइम के अंदर जो तब्दीली वाकई हो रही है, यहाँ पर वैल्यू होते होते पाई/2 हो गई। सपोज टाइम और ओमेगा का मल्टीपल ऐसा हुआ कि टाइम गुजरने के साथ साथ ये पाई/2 हो गया। पाई/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है साइन की? 1। 1। और जब 1 मल्टीप्लाई होगा 0.4 के साथ, ये 0.4 है ना आपका, तो क्या आ जाएगा? डी, और डी एट पाई/2 क्या आएगा? व्हेन टाइम इज पाई/2 तो नहीं कहना चाहिए, व्हेन टाइम इज ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर t1, कि जब वो ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो तो ओवरऑल आर्ग्यूमेंट में जो है वो पाई/2 आए, तो उस टाइम को हम टाइम t1 कह देते हैं। ठीक है, उस टाइम में ड्यूटी साइकिल क्या होगी? भाई ये 1 आ गया, आपने खुद बताया, तो 1 मल्टी 0.9। 0.9 आ गया, बिल्कुल। अब जाके 0.9 पुट करें। अच्छा, ये था टाइम टाइम t0 पे हम चेक कर चुके हैं, दिस वाज टाइम t0 एंड आवर आउटपुट वाज 0। नाउ वी आर हेयर पाई/2 पे हम आ चुके हैं आर्ग्यूमेंट में साइन के, और इस वक्त जो टाइम है इसको हम कह रहे हैं टाइम t1, और इस टाइम पे आपने बताया कि ड्यूटी साइकिल 0.9 है। तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनता है? 1.8। 1.8 में से 1 माइनस करें तो ये बन जाएगा 0.8। 0.8 टाइम्स ऑफ द इनपुट सोर्स वोल्टेज आपकी आउटपुट आएगी, और ये मैक्सिमम वोल्टेज होगी। तो आपकी आउटपुट वोल्टेज कितनी आ गई? और बीच का सारा पोर्शन साइनोसाइडल है इस तरह से, और यहाँ पर आप आ गए 0.8 ऑफ वी। ये इस वक्त की हाइट है आपकी। ये मेरी बात समझ आई? ये कब है? जब आप टाइम t/2 पे आप आ गए। इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे तो पाए आ जाएगा, इसमें टाइम में पाए आएगा। आप टाइम t3 हम करते हैं, ऐसा टाइम है कोई टाइम t3 कि जब जब ओमेगा 2 पाई f, टाइम t3 को भी हम देख लेते हैं क्या आएगा। मैंने क्या बताया था? पाए आना चाहिए, तो टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/100। ठीक है, जब 1/100 होगा तो 50 और ये कैंसिल हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट में जो है वो पाई रह जाएगा। 1/100 ऑफ अ सेकेंड जब गुजरेगा तो उस वक्त इसकी वैल्यू पाई रह जाएगी। 1/100 ऑफ अ सेकेंड का मतलब 10 मिली सेकेंड होता है ना, मेरा ख्याल है। आपको पता है ना, साइन वेव 20 मिली सेकेंड में अपना पूरा काम मुकम्मल करती है, तो जब आधा टाइम गुजरेगा तो वो 10 मिली सेकेंड होगा। तो 1/100 ऑफ अ सेकेंड मीन्स के 10 मिली सेकेंड। तो 10 मिली सेकेंड के टाइम गुजरने के बाद आपको वैसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि साइन वेव दोबारा 0 पे आए। तो अभी हम देखते हैं कि 1/100 ऑफ अ मिली सेकेंड पे 1/100 ऑफ अ सेकेंड के ऊपर आपका 0 क्रॉसिंग आती है कि नहीं आती। तो 1/100 ऑफ अ सेकेंड पे हमने देखा कि साइन के आर्ग्यूमेंट में पाए आ जाता है, और उस वक्त टाइम हम कहेंगे दिस इज टाइम t2। तो आप पुट करें यहाँ पाए, तो साइन पाए क्या आता है? 0। 0। तो जब डी एम 0 से मल्टीप्लाई होगा, डी एम हमारा हमने सेट किया हुआ था 0.4, तो जब डी एम हमारा 0 होगा, सॉरी 0.4 होगा, और साइन पाए 0 आएगा। और साइन पाए कब आता है वो मैंने आपको बताया कि जब टाइम जो है वो 1/100 ऑफ अ सेकेंड हो जाए। तो 1/100 को जब आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो खाली पाए ही बीच में बचता है। तो तो आपका ये जब ये वाली वैल्यू सारी 0 हो जाएगी साइन ऑफ पाई 0 होने की वजह से, ड्यूटी साइकिल अगेन 50% रह जाएगी। और हमें पता है 50% ड्यूटी साइकिल के ऊपर आउटपुट क्या आती है? यहाँ पर 0.5 पुट करें अगेन, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ड्यूटी साइकिल अब दोबारा 0.5 रह गई ना। नीचे से आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये वाला सारा टर्म तो जो जिसको मैं अभी
रेड से इंसर्कल कर रहा हूँ, ये सारा जीरो हो गया क्योंकि साइन ऑफ पाई बिकम जीरो, डी एम मल्टीप्लाई बाय जीरो बिकम्स ऑल जीरो, तो ये सारा खत्म हो गया। ड्यूटी साइकिल सिर्फ दोबारा 0.5 रह गई। तो यहाँ जब आप 0.5 प्लग इन करेंगे ड्यूटी साइकिल को, तो वी नॉट एट टाइम t3 इज इक्वल टू 1 - 1, क्योंकि ड्यूटी साइकिल 0.5 है, इंटू वी जी विच इज इक्वल टू 0। तो एट टाइम t3 विच इज एट पाई, सॉरी t3 कह रहा हूँ, टाइम t2, और आउटपुट वोल्टेज वी नॉट का ग्राफ है जी, आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है, और आउटपुट वोल्टेज इज अगेन जीरो। तो जीरो तक आने में जो उसने प्रोफाइल ली होगी, जाहिर बात है ये साइन ऑफ ओमेगा टी के साथ हम देख रहे हैं ना, तो इसकी जो वैल्यूज में तब्दीली आई होगी, वैल्यू में जो चेंज आई होगी वो साइनोसॉइडल ही हुई होगी। तो इस तरह हमारा जो है वो एक हाफ साइकिल मुकम्मल हो गया, और 1/100th ऑफ अ सेकेंड टाइम पे हमने चेक किया, यानी कि 10 मिली सेकेंड गुजर चुके, और साइन वेव का एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मुकम्मल हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको आप आगे कंटिन्यू करें तो वो आ जाएगा 3π/4। तो 3π/4 आने से क्या होगा कि आपका 3π/4 होने से क्या होगा कि यहाँ पर आपकी पाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, -1 आ जाएगा। और जब -1 आएगा तो जब वो 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो -0.4 आ जाएगा, और -0.4 जब 0.5 में से माइनस होगा तो आपके पास जो डी ऑफ t3 आएगा, जब थर्ड टाइम पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.1। और जब आप यहाँ पर 0.1 पुट करेंगे, यहाँ पर जब आप 0.1 पुट करेंगे तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू आएगी 0.2। 0.2 में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा -0.8 इंटू वी जी। आपको याद होगा कि जब हम पहले वेव बना रहे थे तो ऊपर पीक आई थी +0.8 वी जी, पॉजिटिव पीक आई थी प्लस के साथ, ये वाली जगह पर, और फिर ये नीचे गया था, और ये पाई बाय यहाँ पर आया था पाई पे, ये पीक आई थी π/2 पे, π/2 पे ये पीक आई थी। फिर हम इधर इधर आए थे, यहाँ पर पाए आ गया था तो जीरो आ गए थे दोबारा। जब 3π/2 पे हम आएंगे तो उस वक्त उसूलन नेगेटिव पीक होनी चाहिए, और वो बता रहा है कि नेगेटिव पीक -0.8 वी आ रहा है -3π/2 के ऊपर। तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हम -0.8 वी पे आ गए आप, यानी ये पीक इसकी 80% ऑफ द इनपुट वोल्टेज आएगी। फिर दोबारा जब हम पूरा 2π हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा 2π पे जब हम आएंगे तो आप पुट कीजिएगा 2π, तो साइन का आर्ग्यूमेंट ज़ीरो हो जाएगा। जब ज़ीरो होगा तो आपका सिर्फ 0.5 ही रह जाएगा, इधर ये वाला फैक्टर सिर्फ रह जाएगा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो जब ड्यूटी साइकिल 50% होती है तो आपको पता है इस इक्वेशन से आउटपुट वोल्टेज दोबारा ज़ीरो आती है, तो फिर दोबारा हम यहाँ आ जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारी साइन वेव मुकम्मल हो जाएगी। तो मैंने जानबूझ के फिक्स्ड पॉइंट्स लिए हैं जहाँ पर अंडरस्टूड वैल्यू हमें मिल जाती है। आप कोई भी आर्बिट्ररी नंबर ले लें, 1/100th मैंने लिया था ना, तो आप टाइम में 1/200 करेंगे ना तो आपके पास फिर भी ज़ीरो आएगा। 1/200 करें तो 2πf है, 2πf इंटू टी था, ओमेगा टी ऐसे ही होता है ना। तो 2πf जो है हमारे पास 50 है, इंटू 1/200। 1/200 का मतलब ये है, सॉरी 1/200 नहीं होगा, ये होगा 1/50, क्योंकि टाइम जब 100 है, 1/100 इधर तक का है, तो उसका दुगना करेंगे तो 1/50 रह जाएगा ना। 1/100 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करेंगे तो जवाब में आएगा 1/50। तो जब 20 मिली सेकेंड गुजर जाते हैं तो 1/50th ऑफ अ सेकेंड गुजर जाता है, तो 1/50 यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या है कि 20 मिली सेकेंड गुजर चुके हैं। तो यानी कि पूरी एक वेव मुकम्मल हो गई और एंड पे हम आए हुए हैं,
एक वेव के एंड भी 0 पे होना चाहिए। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 क्रॉस 50, 50 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन के आर्ग्यूमेंट में, ओमेगा टी के आर्ग्यूमेंट में क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 पाई बच जाएगा। और 2 पाई पे हमने चेक कर लिया कि आउटपुट वोल्टेज अगेन 0 आती है। ये बात समझ आ रही है, ऊपर से गुजर रही है सारी बातें। ना सर, समझ आ रही है। सर आ रही है समझ। ठीक है, तो ये था आपका सर ये एक डीएम समझा दें, ये डीएम क्या है ये समझ नहीं आ रही। डीएम साइन ने डी हाँ जी, डीएम हमने एक खुद से नंबर चूज किया है। डीएम हमने एक सर ये नंबर चूज किया है। आर्बिट्रेटली खुद से हाँ, खुद से चूज किया है। इसकी कंडीशन ये है कि डीएम जो भी चूज करेंगे इट शुड बी लेस देन 0.5, बस ये हो। इससे डीएम को 0.5 से लेस इसलिए चूज करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में ड्यूटी साइकिल 100% ना आए। देखें, अगर मैं ये करता हूँ, सपोज डीएम को मैं 0.5 ही पूरा ले लेता हूँ, ये 0.5 कर लेते हैं। मैंने अभी कहा था ना 0.5 से लेस होना चाहिए, मैं कहता हूँ पूरा 0.5 ही ले ले। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि जब साइन वेव जो है वो 1 आएगा, साइन का आर्ग्यूमेंट में वैल्यू 1 आएगी, इस पूरे की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इट विल गिव यू 0.5। तो 0.5 प्लस 0.5, तो ये आपका बन जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर ज़्यादा देर के लिए, Q1 बहुत ज़्यादा देर के लिए ऑन हो गया और Q2 की बिल्कुल बारी आई नहीं उस वक्त। ऐसी सिचुएशन को हम अवॉइड करना चाहते होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 0.5 नहीं रखते बल्कि 0.45 कर लेते हैं, 0.49 कर लेते हैं। कोई ऐसा नंबर लगाते हैं जो कि लेस देन 0.5 हो। अभी आपने देखा कि हमने जो साइन वेव बनाई उसकी पीक कहाँ तक जाती है, पूरा Vg तक नहीं जाती बल्कि 0.8 ऑफ Vg पर जाती है। ये 0.8 क्यों आया था, क्योंकि हमने यहाँ पर 0.4 सेलेक्ट किया हुआ था अपनी डीएम को। और अगर मैं अपने डीएम को 0.45 सेलेक्ट करता तो यहाँ 0.9 ऑफ Vg पे पीक आती है हमारी। और अगर मैं और भी बड़ा नंबर कंसिडर करता, अगर फॉर एग्जांपल मैं 0.5 ही पूरा कर देता, तो यहाँ पर पूरा का पूरा Vg आता पीक पे और नेगेटिव साइड पे भी माइनस Vg आता पीक पे। तो उसमें मैथमेटिकली तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ड्यूटी साइकिल वाइज देखा जाए तो यहाँ पर Q1 का ऑन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और Q2 का जो ऑफ टाइम है या Q2 का कंडक्शन टाइम है बहुत मिनिमम रह जाता है। पीक्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर हम ये करते हैं कि ये DM जो है ना उसको हम 0.4 या 0.45 या लेस देन जो है ना, DM बीइंग कांस्टेंट लेस देन होना चाहिए, लेस देन 0.5। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज बिकम साइनोसाइडल। अच्छा, वो कहता है ये तो हमने सारी कहानी कर ली आउटपुट वोल्टेज की। आउटपुट वोल्टेज की ये रिलेशन है। इस सारे गंद को मैं ज़रा साफ कर देता हूँ, ये फिर विच विच कर देता है सारा। ठीक है, क्या हमने आउटपुट वोल्टेज की रिलेशन देख ली और वो ये है, दिस इज आवर आउटपुट वोल्टेज रिलेशन। अब इस रिलेशन को वो कहता है यूज करते हुए हम, ये तो आउटपुट वोल्टेज की रिलेशन है ना, करंट फाइंड करना हो किसी ने आउटपुट करंट तो क्या करेगा, सिंपल आउटपुट वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देगा तो उसको आउटपुट करंट मिल जाएगा। तो उसने वही V0 वाली इक्वेशन है ये, उसको उसने डिवाइड कर दिया है R से, तो वो कह रहा है कि जी इंडक्टर का करंट आपको मिल जाएगा इससे। और उसने ये भी लिखा है कि Q2 एंड D1 ऑल्टरनेटली कंडक्ट, इकट्ठे साइमल्टेनियस कंडक्ट नहीं करते। मैंने बताया था Q2 ऑफ होगा तो D1 कंडक्ट करेगा और जब Q1 ऑफ होगा तो उस वक्त D2 कंडक्ट करेगा। ठीक है, जब भी कोई ट्रांजिस्टर Q1 हो या Q2 ऑन हो तो उस वक्त D1 और D2 में से कोई भी ऑन नहीं होगा। बात उसने कर दी। और ये उसने आउटपुट वोल्टेज का एक मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाया है। उसने कहा है कि अगर आपकी ड्यूटी साइकिल 50% होगी, ड्यूटी साइकिल है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आउटपुट वोल्टेज है, तो आपकी अगर ड्यूटी साइकिल 50% होगी तो आपकी आउटपुट वोल्टेज 0 होगी।
और अगर आपकी ड्यूटी साइकिल ग्रेटर देन 0.5 होगी तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ को शिफ्ट होगी, और 100% ड्यूटी साइकिल होगी तो आपकी आउटपुट वोल्टेज प्लस वीजी होगी, और अगर आपकी ड्यूटी साइकिल 0% होगी तो आउटपुट आपकी माइनस वीजी होगी। यहाँ पे आप ड्यूटी साइकिल 0 पुट करके देखें, यहाँ पर 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा -1 इंटू वी जी। तो 0% ड्यूटी साइकिल के ऊपर आपके पास नेगेटिव रिवर्स वोल्टेज आती है। तो अगर मैं इसी के अंदर ड्यूटी साइकिल की वेरिएशन में जो तरतीब है वो साइनोसाइडल कर दूं तो यही वेव फॉर्म साइनोसाइडल वेव फॉर्म ले लेगी इंस्टेड ऑफ अ लीनियर वेव फॉर्म, क्योंकि ये लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें लीनियरली ड्यूटी साइकिल को 0.5 से 1 तक राइज किया जा रहा है। अगर इसको साइनोसाइडली 0 से 1 तक वेरी कराया जाए ड्यूटी साइकिल को, तो ये आउटपुट वोल्टेज ये वाली प्रोफाइल लेगी। तो इधर आपको पता चल गया कि हमने क्या किया है कि वोल्टेज करंट बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विचेस लगाए हैं, उसके बगैर काम नहीं चलता, वरना हमारा ये खाली बीजेटी का काम नहीं था ये। तो और एप्लीकेशन वो कहता है कि आपकी ये जो होती है ना वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर 3 फेस वाला, ये तो है ना सिंगल फेस, ये सिंगल फेस है, एक ही लाइव न्यूट्रल आप कह सकते हैं, दिस इज लाइव एंड दिस इज न्यूट्रल, ये कह सकते हैं। तो ये सिंगल फेस है, 3 फेस नहीं है। अगर आपने इसी कॉन्सेप्ट को 3 गुना कर दें, यही चीज़ एक दफ़ा फिर यहाँ रखें, फिर एक दफ़ा फिर एक और रखें, तो आप 3 फेस देख सकते हैं। देखें वही चीज़ है लेकिन 3 इसमें है, ये फुल ब्रिज है 3 फेस की, और इसको हम इंटेलिजेंटली इनके ट्रांजिस्टर्स को इंटेलिजेंटली कंट्रोल करते हैं। कभी कौन सा हो रहा होता है, कभी कौन सा ट्रांजिस्टर हो रहा होता है। एट वन टाइम 2 कोई ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो रहे होते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, या ये वाला हो गया। इसका बाकायदा सीक्वेंस होता है कि कौन कौन से ट्रांजिस्टर जो है ना वो आपस में पेयर में ऑन होंगे। वो बाकायदा सीक्वेंस से अगर हम उनको ऑन करें तो वो 3 फेस सिग्नल आउटपुट पे जनरेट करते हैं, जिससे हम 3 फेस मोटर्स और 3 फेस लोड्स को चला सकते हैं। यानी कि आपके घरों में जो यूपीएस लगे हुए हैं ना, वो बैटरी डीसी को कन्वर्ट करते हैं सिंगल फेस एसी में, लेकिन ऐसे यूपीएस भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो बैटरी की वोल्टेज को लेके 3 फेस आउटपुट जनरेट करते हैं, जिससे 3 फेस लोड को चलाया जा सकता है। तो उसने कहा है कि अगर आप यही कॉन्सेप्ट को इंक्रीज कर दें 3 फेस के लिए, इवन देन यू विल हैव टू ऐड क्या कहते हैं करंट बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विचेस फिर भी आपको लगाने पड़ेंगे। ये भी एक एप्लीकेशन है आपके 3 क्वाड्रेंट स्विचेस की, 2 क्वाड्रेंट स्विचेस की। फिर उसके बाद वो ये कहता है कि आपकी अगर आप एक और एप्लीकेशन बताता है कि आपका ये जो स्पेस क्राफ्ट होता है ना, जहाज़ वगैरह हो गए या इस तरह की गाड़ियाँ हो गई, चलें ज़रूरी नहीं है कि हम स्पेस क्राफ्ट की तरफ चलें, तो उसमें भी इसकी एप्लीकेशन होती है कि आप एक बक बूस्ट कन्वर्टर बना सकते हैं। बक बूस्ट कन्वर्टर जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें बक भी हो और बूस्टिंग भी हो, चार्जिंग भी, चार्जिंग के वक्त वो बक एक्शन करे और डिस्चार्जिंग के वक्त वो बूस्टिंग एक्शन करे। वो कैसे मुमकिन है कि वो भी करंट बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विचेस से मुमकिन है। कहता है कि अगर आपने बैटरी को चार्ज करना, देखें गाड़ी की जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, इंजन चल रहा होता है, तो उस वक्त गाड़ी को इंजन के अंदर एक छोटा सा जनरेटर लगा होता है जिसको ऑल्टरनेटर बोलते हैं, वो बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। थोड़ी सी वोल्टेज सरप्लस होती है, 14.2 वोल्ट से 14.5 वोल्ट तक आपका ऑल्टरनेटर कर वोल्टेज जनरेट कर रहा होता है। तो चूँकि बैटरी 12.6 वोल्ट की होती है और आपका अल्टरनेटर की वोल्टेज 14 पॉइंट समथिंग होती है, तो अल्टरनेटर की वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से बैटरी में करंट वापस फीड होता है, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। और जब इंजन ऑफ कर देते हैं और इंजन ऑफ हालत में खाली हेडलाइट्स गाड़ी की ऑन कर दें, तो उस वक्त आपकी बैटरी करंट वापस सप्लाई कर रही होती है जो उसने पहले चार्ज स्टोर किया होता है इंजन के चलने के दौरान। इसीलिए आप गाड़ी की हेडलाइट घंटा डेढ़ के लिए ऑन रख देंगे तो बैटरी अल्टीमेटली ड्रेन हो जाएगी। लेकिन इंजन ऑन करके आप 10 घंटे भी हेडलाइट को ऑन रखेंगे तो आपकी अनलेस के पेट्रोल आपकी गाड़ी में है, इंजन चल रहा है, आपकी बैटरी पे बोझ नहीं पड़ता, वो सारा का सारा लोड ऑल्टरनेटर ले रहा होता है, साथ साथ बैटरी को भी चार्ज कर रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि व्हेन यू हैव टू चार्ज द बैटरी यू हैव टू सप्लाई सम वोल्टेज विच इज़ इन एक्सेस ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर सपोज़ आपके पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है जो किसी स्पेस क्राफ्ट में लगी हुई है, बोइंग फोकर में लगी हुई है, किसी सैटेलाइट में लगी हुई है, जिसको आपने चार्ज करना है।
तो उसका स्पेस क्राफ्ट की पावर बस है, उसमें जनरेटेड वोल्टेज 14 है। तो आपने क्या करना है, और उसके सारे ऑपरेशन 14 वोल्ट पे ही हो रहे हैं। बैटरी तो आप 14 वोल्ट की नहीं बना सकते ना, वो तो मैन्युफैक्चरर जो है पेट फिक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज 12.6 जिसको हम 12 वोल्ट सादा कह देते हैं, बैटरी वो बना रहा है, वो बना रहा है। ये तो नहीं है कि हर एप्लीकेशन के लिए वो स्पेसिफिक कोई बैटरी डिज़ाइन करेगा, ऐसा तो नहीं होने लगा। तो 12 वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी, आपका जो तमाम सिस्टम यहाँ मोटरें लगी हुई हैं और पता नहीं क्या कोई मॉड्यूल लगे हुए हैं, वो सारे 14 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो आपने क्या करना है कि 14 वोल्ट ही से फिर आपने अपनी बैटरी को भी चार्ज करना है। तो बैटरी को अच्छा चले 14 भी नहीं करते, हम इसको क्या रहते हैं, ये 17 वोल्ट्स है, वेल अबव। अब आप 17 वोल्ट डायरेक्ट देखिए कि 14 में ये इस्तेमाल था, आप ये समझते कि कोई नहीं, बक बूस्ट कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं, आप सीधा 14 वोल्ट बैटरी को दे दें, बैटरी जो है 12 से 14 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगी, तो कोई बैटरी की सेहत को ख़राबी नहीं वाकई होगी। लेकिन उसमें वो इस्तेमाल था कि वो आप उसके जहन में आता, मैंने जानबूझ के 17 वोल्ट कर दी। अब आप डायरेक्ट 17 वोल्ट बैटरी को नहीं लगा सकते कि बैटरी ओवर चार्ज होकर डैमेज हो जाएगी या बैटरी के अंदर ओवर करंट फ्लो होगा। तो बैटरी को कांस्टेंट एक करंट चाहिए होता है चार्ज होने के लिए। एकदम ये नहीं होता कि आप 12 वोल्ट की बैटरी को फ़ौरन 14.2 वोल्ट डायरेक्ट ठोक दें उसको, तो वो एकदम बैटरी बेचारी फ़ौरन 12 से उठ के 14 पे चली जाए, वो ऐसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। बैटरी डज नॉट वांट चेंज इट्स वोल्टेज वेरी रैपिडली। बैटरी जब चार्ज होती है तो ग्रेजुअली उसकी 12.6, 12.8, 13, 13.1, 2, 3, 4 करते करते आहिस्ता 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 होते होते वो जाके फिर वो 14.2 पे सोर्स वोल्टेज इतनी होगी। लेकिन अगर कोई कोशिश करे कि भाई मैंने फ़ौरन से ही हाई करंट सोर्स कोई 14 वोल्ट या 14.2 वोल्ट की बैटरी को बिल्कुल डिस्चार्ज बैटरी के साथ लगा देना है, तो बैटरी की कोशिश होगी कि मेरी वोल्टेज ना बढ़े और सोर्स की वोल्ट कोशिश होगी कि 14.2 वोल्ट फ़ौरन से हो जाए। तो इनफाइनाइट करंट होगा जिसकी वजह से बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी, ओवर करंट से चार्ज होगी जिसकी वजह से उसकी प्लेट्स डैमेज होंगी, ओवर हीट होगी, लाइफ कम होगी। तो बैटरी को हम हमेशा एक कांस्टेंट करंट से चार्ज करते हैं जो कि उसके लिए सेफ वैल्यू होती है, सेफ करंट उसका होता है। हर बैटरी का सेफ करंट मेंशन होता है उसकी डाटा शीट के ऊपर कि जी फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर आवर की बैटरी है तो उसको आप पॉइंट वन सी रेटिंग के साथ उसको चार्ज कर सकते हैं। 0.1 सी का मतलब ये है कि 100 एम्पियर आवर की बैटरी को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा आप उससे उसको चार्ज कर सकते हैं। तो 100 एम्पियर आवर वाली बैटरी को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 एम्पियर आता है, विच मीन्स कि आप 100 एम्पियर आवर वाली बैटरी को सेफली अगर आप चार्ज करना चाहते हैं, लॉन्ग सर्विस उसकी लेना चाहते हैं, तो 10 एम्पियर से ज़्यादा उसको चार्जिंग करंट ना दें। तो अब 10 एम्पियर करंट कैसे कंट्रोल होगा? तो 10 एम्पियर करंट ऐसे कंट्रोल होगा कि आपके पास एक कंट्रोल्ड ड्यूटी साइकिल वाला बक कन्वर्टर हो जो हाई वोल्टेज सोर्स, यानी यहाँ इस केस में हमारे केस में 17 वोल्ट है जो हमने बनाया यहाँ पर, 17 वोल्ट को जब वो 17 वोल्ट सोर्स को कनेक्ट करे 12 वोल्ट की सोर्स बैटरी के साथ, तो डायरेक्ट करंट ना करे, बीच में कुछ स्विचिंग एलिमेंट हो जो करंट को लिमिट करे कि करंट जनाब 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर से ऊपर एक्सीड ना करे, कांस्टेंट करंट के ऊपर बैटरी को चार्ज करे ताकि बैटरी की लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो यहाँ पर वही काम किया गया है कि अगर मैं 17 वोल्ट की कोई सोर्स उठा के डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा दूँ तो हो सकता है 800 900 एम्पियर्स जाएँ यकदम शुरू में बैटरी में, और बैटरी अभी यकदम 12 से 17 पे तो आई नहीं होगी, 12 से कोई 14 पे आई होगी या 13.5 वोल्ट पे आई होगी, लेकिन करंट 800 900 एम्पियर जा रहा होगा, तो उसकी वजह से बैटरी भी डैमेज होगी और जो चार्जिंग सोर्स है वो भी ओवर करंट होने से डिस्चार्ज डैमेज हो सकती है। तो बीच में क्या लगाया हमने, एक स्विच लगाया है और बीच में एक बक कन्वर्टर का इंडक्टर लगाया है। तो हम क्या करेंगे कि 17 वोल्ट को यूजिंग पल्सेस, ऐसे स्क्वायर पल्सेस देंगे जिसमें एक कांस्टेंट ड्यूटी साइकिल होगी, यानी कि ट्रांजिस्टर को मुसलसल ऑन नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑन करेंगे ताकि कंट्रोल्ड अमाउंट में करंट की पल्सेस जो है ना वो इसके अंदर फीड हो। अब जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो उस वक्त ये डायोड ऑन नहीं होता, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर में ऑन हो गया तो यहाँ आ गया प्लस, करंट जा रहा है यहाँ प्लस आ गया, जब यहाँ प्लस हो गया तो डायोड विल बी ऑफ, डायोड विल नॉट कंडक्ट। लेकिन ये उस वक्त है जब हम इस जगह पर हैं, यानी जब हम पल्स में गेटिंग पल्स जब मिल रही है, जब ट्रांजिस्टर ऑन है, तो उस वक्त, इस वक्त और इस वक्त और इस वक्त इन तमाम जगहों पर डायोड आपका ऑफ होगा क्योंकि यहाँ उस वक्त प्लस आ रहा होगा। और जब हम ट्रांजिस्टर को ऑफ करेंगे यानी ये वाले रीजन्स, तो उस वक्त ये जो इंडक्टर है वो अपनी पोलैरिटी, पहले अगर ट्रांजिस्टर ऑन हालत में ये थी तो जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो पोलैरिटी यहाँ माइनस होगी, यहाँ प्लस होगी।
जिसकी वजह से लूप में करंट यूं फ्लो करेगा और उस वक्त डायोड D2 ऑन हो जाएगा, जैसा कि बक कन्वर्टर में होता है। तो ये एक तरह से बक कन्वर्टर है जिसका इंडक्टर इधर होने की बजाय इंडक्टर उन्होंने इंटेलिजेंटली आफ्टर द डायोड प्लेस किया। वो इस वजह से कि बाद में बूस्टिंग एक्शन हमने करनी है, तो उस वजह से हमने इंटेलिजेंटली थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एडिट किया है। इधर इंडक्टर, बक कन्वर्टर में इंडक्टर इधर होता है और डायोड उसके बाद आता है। हमारे इस केस में इन डायोड पहले है और इंडक्टर बाद में डाला। तो अब आपको इसका ऑपरेशन समझ आया कि हमने कंट्रोल्ड अमाउंट में ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट किया इन सच अ वे कि यहाँ पे जो इसके अंदर चार्जिंग करंट आ रहा है वो कंट्रोल्ड अमाउंट में आ जाए। क्योंकि आपने पीछे देखा होगा बक कन्वर्टर में कि इंडक्टर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूटी साइकिल। तो हम ड्यूटी साइकिल से इंडक्टर करंट कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमने इंडक्टर करंट कंट्रोल कर लिया तो चार्जिंग बैटरी का, जो बैटरी अंडर चार्ज है जिसको चार्ज कर रहे हैं, उसका करंट भी हम इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इंडक्टर और बैटरी सीरीज में है। तो जो इंडक्टर का करंट होगा वही बैटरी का चार्जिंग करंट होगा। तो दूसरा मैंने बता दिया कि इसमें जब आपका ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ होगा तो उस वक्त डायोड D2 ऑन होगा, और जब ट्रांजिस्टर Q1 ऑन होगा तो उस वक्त डायोड D2 ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अनफेवरेबल वोल्टेज आएगी। ये हो गया चार्जिंग मैकेनिज्म कि जब अभी हमने Q2 को कुछ नहीं किया, Q2 ऑफ ही पड़ा हुआ है और Q2 को बचा भी रहा है डायोड D2। आप ये देखें कि जब इंडक्टर की वजह से करंट नीचे से ऊपर जाता है डायोड में से और डायोड D2 अगर ना होता सपोज, तो फिर ये Q2 में से नीचे से ऊपर करंट जाता। जब वो इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स कर रहा था और जब Q1 ऑफ था उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो आपका ट्रांजिस्टर Q2 डैमेज हो जाता। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है कि आपने एक स्विच तो यूज़ किया, लेकिन उस स्विच में आपने करंट बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विच यूज़ किया है। अभी आपको अफादियत नज़र नहीं आ रही, आप कह रहे होंगे भाई इसको लगाने की ज़रूरत ही क्या है, आप खामखा क्यों 2 क्वाड्रेंट स्विच के चक्कर में पड़े हुए हैं, ज़बरदस्ती ठोक रहे हैं उसको, जब D2 अकेला काफ़ी है। और उसको ज़रूरी है एक चीज़ जानबूझ के लगाई जाए और फिर जनाब उसकी प्रोटेक्शन के लिए यह जस्टिफाई किया जाए कि भाई हमने डायोड D2 लगाया, क्यों लगाया, कि भाई Q2 को प्रोटेक्ट किया जाए। सवाल ज़हन में आता है वाई Q2 एट द फर्स्ट प्लेस, Q2 को रखा ही क्यों है प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई उसको लगाए ही ना, उससे जान छुड़ाए क्यों लगा हुआ है। तो अभी उसकी ज़रूरत सामने नहीं आई, इसलिए Q2 का आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों लगा हुआ है। फिलहाल आपने ये देखा कि Q1 क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और D2 कैसे काम कर रहा है, और हम बक एक्शन से बैटरी का करंट कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और वोल्टेज भी उसको फेवरेबल दे रहे हैं ताकि बैटरी रीजनेबल अमाउंट में चार्ज हो जाए। ठीक हो गया। और अभी तक हमें D1 का भी पता नहीं है, D1 किस काम के लिए यूज़ हो रहा है। D1 एंड Q2 आर अ मिस्ट्री राइट नाउ। अभी तक हमने Q1 और D2 को देखा है जो कि आपस में काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी किसी वजह से स्पेस क्राफ्ट की मेन जनरेटर की पावर फेल हो जाती है। अब हमारी जो बैटरी है उसने वापस पावर सप्लाई करनी है, और आपको पता है बैटरी 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी है और हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट 17 वोल्ट है। तो अब कैसे करें, बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा ना किसी तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे कि बैटरी की वोल्टेज को बूस्ट करेंगे। यहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ रिक्वायरमेंट 17 वोल्ट की है। अब ये वाली साइड लोड बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर अब जनरेटर ख़त्म हो गया। अब आपका ये वाला जो मोटर शोटरें, जो जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी इस बस के ऊपर जो 17 वोल्ट पे चल रही थी पहले, जिनको जनरेटर चला रहा था, अब उनको आपकी बैटरी ने चलाना है, जो बैटरी बैकअप आपने पहले चार्जिंग में लगाया हुआ था। तो अब होगा ये कि आपका ये लोड है, तो अब होगा ये कि आपने अब इस ट्रांजिस्टर Q2 को ऑन करना है। जब Q2 को ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से यूँ ऊपर से नीचे जाएगा विच इज़ द फेवरेबल। अब बैटरी सोर्स बनी हुई है इस वक्त और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है Q1 के ऑन होने से इस लूप में करंट स्टोर। अब जब आप Q अभी अभी इन दोनों का कोई काम नहीं, D1 और Q1 ने अभी कोई काम नहीं किया फिलहाल। अभी सिर्फ Q1 ऑन है और D2 भी ऑफ है क्योंकि उसके लिए फेवरेबल वोल्टेज नहीं है, उल्टी वोल्टेज आ रही है, रिवर्स बायस है। जब आप Q2 को ऑफ करेंगे तो इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड अगेन कोलैप्स होगी, तो प्लस राइट साइड पे आ जाएगा और माइनस दूसरी साइड पे आ जाएगा, और ये जो लूप के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। ये उस वक्त होगा जब आप Q2 को ऑफ करेंगे। जब हमने Q2 को ऑफ किया, करंट इंटरप्ट हुआ, इंडक्टर ने अपनी पोलैरिटी चेंज की। अब पोलैरिटी इंडक्टर की ऐसी है कि जो सोर्स वोल्टेज यानी 12 वोल्ट के साथ ही ऐड हो रही है, देख रहे हैं
ये प्लस और ये माइनस दोनों में सीरीज में आ गए। तो अब यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिल रही है डायोड के अक्रॉस या इस पॉइंट पे, वो वोल्टेज है 12 वोल्ट प्लस VL, यानी बूस्टिंग एक्शन हो गया ना। तो हम इतनी देर के लिए Q1 को ऑन करेंगे कि ऐसी VL जनरेट हो कि इन दोनों का जमा हो के 17 वोल्ट्स बने। अदरवाइज VL अगर एक लेवल से ज़्यादा चलेगी तो फिर तो बूस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इस वजह से आपका वोल्टेज अब एक्सीड कर जाएगी 17 वोल्ट से। तो ड्यूटी साइकिल विल मेक श्योर that our VL is at such a value कि when it is added together with the 12 volt of the source बैटरी, तो आपकी ऐड होने के बाद वो 17 वोल्ट्स बन जाए। तो जब आपका ट्रांजिस्टर Q2 ऑफ होगा, जब ट्रांजिस्टर Q2 ऑफ होगा तो ये अपनी पोलैरिटी स्वैप करेगा और ये दोनों अपनी वैल्यू वोल्टेजेस को ऐड करके यहाँ बूस्टेड वोल्टेज दे देंगे। अब आप देखें कि करंट यहाँ से यूं वापस को फ्लो होना चाह रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या है? अब पहले वक्त में जब बैटरी चार्ज हो रही थी तो करंट था लेफ्ट टू राइट, दाएं तरफ करंट जा रहा था और बैटरी को चार्ज कर रहा था। अब चूंकि बैटरी एक सोर्स बनी हुई है तो अब करंट यहाँ से निकल रहा है और इधर को जा रहा है। अगर डायोड D1 ना होता तो करंट कहाँ से जाता? रिवर्स करंट Q1 से पास हो रहा होता। ये फिल्टर कैपेसिटर है ताकि वो जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है ना वो इस तरह फिल्टर होके आए, बूस्टेड। ये बूस्ट कन्वर्टर है बिल्कुल सीधा सीधा, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें ओरिएंटेशन भी बिल्कुल वैसे ही है। बैटरी के बाद पहले इंडक्टर आता है, इंडक्टर के बाद फिर स्विच आता है, स्विच के बाद फिर फिल्टर कैपेसिटर आता है। अगर आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि बूस्ट कन्वर्टर की यही शक्ल होती है। बस ये है कि वो इन्वर्टेड है, वहाँ सोर्स इधर होती है, इंडक्टर इधर होता है, कैपेसिटर इस तरफ होता है और आउटपुट वोल्टेज भी इस तरफ होती है। तो इसमें स्वैप्ड है, मिरर इमेज है, वरना कोई फ़र्क नहीं है। तो अब यहाँ पर D1 ने क्या किया कि जब आपकी बैटरी सोर्स बनी होती है और वापस पावर आप लोड को दे रहे होते हैं तो उस वक्त Q1 को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने D1 लगाया ताकि D1 प्रोटेक्ट कर सके Q1 को, अदरवाइज रिवर्स करंट फ्लो करता और आपका जो BJT है वो डैमेज हो सकता था। Q1 इस केस में डैमेज हो सकता था। और इसमें D2 का कोई काम नहीं है इस सिचुएशन में, क्योंकि जब आपका ट्रांजिस्टर Q2 ऑन होता है तो करंट यूँ फ्लो करता है इस लूप में, और जब आपका ट्रांजिस्टर Q2 ऑफ होता है तो करंट आगे को इस तरफ को फ्लो करता है। दोनों सिचुएशन में डायोड D2 में से करंट फ्लो नहीं करता बिकॉज D2 रिमेन्स रिवर्स बायस। D2 तब एक्टिवेट होता है, Q1 एंड D2 तब एक्टिवेट होता है जब बैटरी चार्ज हो रही हो, और Q2 एंड D1 तब एक्टिवेट होता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ये बातें समझ आई है कि नहीं? ये टॉपिक इस मुकम्मल हो गया है, इसलिए पूछो कि बात समझ आई है कि नहीं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। ये सर समझ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, ये अभी हमने जो देखे हैं ना, ये स्विचेस देखे हैं करंट बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विचेस। इसका मतलब क्या है कि ये स्विच करंट या तो इधर से गुजार सकता है, अगर इधर से लेफ्ट टू राइट गुजरेगा तो ट्रांजिस्टर से होके गुजरेगा, और अगर दूसरी तरफ का करंट गुजारना हो तो वो डायोड से होके गुजरेगा। तो क्या हुआ? ये करंट बाय डायरेक्शनल, यानी दोनों डायरेक्शन में करंट अपने अंदर से ये फ्लो करवा सकता है। लेकिन वोल्टेज किस सिचुएशन में ब्लॉक कर सकता है? वोल्टेज पॉजिटिव ही ब्लॉक कर सकता है। प्लस इधर हो, नेगेटिव इधर हो, तभी वोल्टेज अपीयर हो सकती है। इधर माइनस हो, इधर प्लस हो, तो यहाँ वोल्टेज अपीयर नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 0.7 वोल्ट, 0.7 या 0.8 वोल्ट जो डायोड का फॉरवर्ड ड्रॉप होता है वही आ सकेगा। उससे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर अपीयर नहीं हो सकती इन पोलैरिटीज़ के साथ। तो ये वोल्टेज बाय डायरेक्शनल नहीं है, ये करंट बाय डायरेक्शनल है। वोल्टेज की एक ही डायरेक्शन की ब्लॉकेज कर सकता है, दूसरी जानिब की ब्लॉकेज नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता है, ऑथर कहता है कि अगर हम डायोड बजाय इसके के पैरेलल में यहाँ लगाते फिरें, अगर हम डायोड इधर लगा दें सीरीज में, देन योर स्विच विल बिकम वोल्टेज बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विच। देखें आप, इसमें पहले करंट में बाय डायरेक्शन था, ऊपर और नीचे करंट था और वोल्टेज इस तरफ को सिर्फ थी, और फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट था। लेकिन इस केस में करंट नीचे को नहीं जा रहा, करंट सिर्फ ऊपर को है। वोल्टेज दाएं तरफ वाली जो है वो ट्रांजिस्टर ऑफ होके ब्लॉक कर लेता है, और बाएं तरफ वाली जो वोल्टेज है वो डायोड रिवर्स बायस होके ब्लॉक कर लेती है। तो दोनों मिल के वोल्टेज बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विच बनाते हैं। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट जो है ना वो एक्टिवेटेड है इस वक्त। इसी तरह आप IGBT के साथ अगर लगा दें
ये डायोड लगाते हैं तो वो भी वोल्टेज बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विच बन जाएगा। इसी तरह अगर आप मॉसफेट के साथ लगा दें तो वो भी इस तरह ऑपरेट करेगा। तो ये किसी एप्लीकेशन ऐसी होती है, बाद एप्लीकेशन ऐसी होती है जहाँ पर वोल्टेज बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विच चाहिए होता है, ना कि ना कि करंट बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विच। उसकी एप्लीकेशन उसने ऑथर ने यहाँ बताई है। ये एप्लीकेशन क्या है, ये एक वही 3 फेस डीसी टू एसी इन्वर्टर है, जैसे जो हमने यहाँ पर देखा था ना, ये भी डीसी टू 3 फेस एसी इन्वर्टर है। ये डीसी लेता है, उसको 3 फेस एसी में कन्वर्ट कर देता है। ये भी वही काम करता है कि डीसी को लेता है और 3 फेस एसी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये डीसी, इसमें क्या था, इसमें अगर आपके पास 100 वोल्ट वीजी आ रहा है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 0.8 वोल्ट 0.8 टाइम्स ऑफ वीजी यानी 80 वोल्ट्स या 90 वोल्ट वीजी ले सकते थे। आप 110 वोल्ट वीजी आउटपुट वोल्टेज एसी नहीं ले सकते पीक। इसमें पीक वैल्यू जो है वो इसकी 100 वोल्ट बहुत ज़्यादा हुआ तो इसकी पीक वैल्यू साइनोसाइडल की मैंने बताया था ना आपको, इसकी आउटपुट वोल्टेज जो होती है उसकी जो पीक वोल्टेज होती है वो इनपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज यानी वीजी के थोड़ी सी कम होती है, 0.9 हो गया या 0.8 हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आउटपुट वोल्टेज की पीक जो है वो इनपुट वोल्टेज यानी 2 टाइम्स ऑफ वीजी ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। करंट बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विचेस में ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ऑथर कहता है कि अगर आपने बूस्टिंग एक्शन भी साथ साथ करना हो और अपनी इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज की पीक अचीव करनी हो तो आपको बूस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए उसने बूस्टिंग इंडक्टर लगाया हुआ है। और उस एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए आपको वोल्टेज बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विचेस चाहिए। कैसे कि देखें, जब आपने बूस्ट करना है तो पहले क्या करते होते हैं, जब भी बूस्ट करते हैं तो पहले इंडक्टर को एनर्जाइज करते हैं, जैसे इस सिचुएशन में हमने किया था। जब भी कहीं बूस्टिंग एक्शन होता है तो हम पहले इंडक्टर को सोर्स के साथ ही सिर्फ कनेक्ट करते हैं और कोई चीज़ नहीं लगी होती। एक तरह से यूँ समझे कि इंडक्टर को सोर्स के साथ शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट तो नहीं होता क्योंकि इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त बिल्ड कर रहा होता है बड़ी रैपिडली, इंडक्टर चार्ज हो रहा होता है एक तरह से कहा जाए तो। चार्ज का वर्ड चार्ज के लिए ठीक रहता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ रहा हो, इंडक्टर के लिए चार्ज का वर्ड ठीक नहीं है। मैं इससे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड हो रही होती है, एनर्जाइज हो रहा होता है। तो जब भी बूस्टिंग एक्शन करना हो तो हम पहले इंडक्टर को एनर्जाइज करते हैं बाय क्लोजिंग का स्विच, और वो जब स्विच ओपन होता है तो वो एनर्जाइज्ड इंडक्टर सोर्स के साथ ऐड होकर अपनी वोल्टेज को बूस्ट करके लोड को पावर देता है। इसमें भी यही काम हमने किया है कि ये जो वोल्टेज बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विच है, जब ये ऑन होगा तो इसने क्या करना है कि देखें वोल्टेज सोर्स उल्टी लगी हुई है, ये भी ज़हन में रखना है इसमें कि प्लस नीचे है, तो करंट में सिर्फ ये लूप बनेगा और इंडक्टर एनर्जाइज होगा। जब हम ट्रांजिस्टर को ऑन कर देंगे, इसको नाम दे देते हैं Q1 का, जब हम Q1 ऑन करेंगे तो फेवरेबल वोल्टेज है, डायोड भी फॉरवर्ड बायस हुआ पड़ा है और ट्रांजिस्टर की भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसकी भी फॉरवर्ड वोल्टेज आ रही है। तो ये यहाँ से करंट नीचे को कंडक्ट करेगा और आपका जो इंडक्टर है वो एक तरह से एनर्जाइज हो रहा है। अभी करंट आगे नहीं जा रहा, अभी सिर्फ लूप के अंदर इंडक्टर ही है जो अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में इंडक्टर अपनी वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के साथ सीरीज में ऐड होके लोड को सप्लाई नहीं करता, बल्कि इंडक्टर की अपनी किक बैक ही इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इतनी हाई वोल्टेज क्रिएट कर लेती है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो इनपुट वोल्टेज Vg है वो 10 वोल्ट है और आपने 10 वोल्ट की सोर्स से इंडक्टर को एनर्जाइज किया, ठीक है, यूजिंग टर्निंग ऑन दिस स्विच, आपने ये काम किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आ गया, और उसकी वोल्टेज क्या थी, यहाँ प्लस नीचे 10 वोल्ट्स, क्योंकि सोर्स जो 10 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट। अगर इसको मैं 0 वोल्ट रेफरेंस क्रिएट करा दूँ, ग्राउंड कर दूँ, तो वो ये वाला पॉइंट जो है वो इसका 10 वोल्ट एलिवेटेड था। लेकिन जब हमने इस ट्रांजिस्टर को स्विच ऑफ किया, जब स्विच ऑफ किया तो क्या हुआ कि इंडक्टर आपको पता है अपनी पोलैरिटी को फौरन से स्वैप करेगा। पहले नीचे यहाँ प्लस था ऊपर माइनस था ना, अब क्या होगा, ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। और ये जो वोल्टेज किक बैक होगा ना, ये वोल्टेज किक बैक इतना ज़्यादा होगा
कि हो सकता है ये 50 वोल्ट की स्पाइक क्रिएट करे, क्योंकि हमने उसको पिछले साइकिल में जब एनर्जाइज किया था तो इतना एनर्जाइज कर दिया 10 वोल्ट सोर्स से कि जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोबारा कोलैप्स हुई, उससे जो ईएमएफ जनरेट हुई इस इंडक्टर में, वो 50 वोल्ट हो सकता है 100 वोल्ट हो, जितना आपने जितनी देर के लिए एनर्जाइज किया होगा उतनी ही ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज में किक बैक देगा। तो ये 50 वोल्ट्स हाई वोल्टेज तरह से, एक तरह से कह लें बूस्टेड वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट को हमने 50 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, और हमने जानबूझ के सोर्स उल्टी लगाई थी क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टर ने उसको दोबारा सीधा करके दे देना। अब देखें प्लस ऊपर आ गया ऑटोमेटिकली। अब ये 50 वोल्ट ऊपर वाली रेल और नीचे वाली रेल में, मैं एक अंदाजन बता रहा हूँ कि 50 वोल्ट की आपके पास एक सोर्स आ गई। अब आप इन क्वाड्रेंट स्विचेस को, टू वोल्टेज बाई डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विचेस को आप ऑपरेट करवा सकते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ, सो दैट यू कैन गेट अ 3 फेज आउटपुट वोल्टेज टू ड्राइव द लोड। तो ये इस तरह से आपका 3 फेज आउटपुट वोल्टेज आ सकती है, अब जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वोल्टेज बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विच की आपको अफादियत समझ आई होगी कि इस वक्त आपका ये जो स्विच है वो आपका वोल्टेज बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विच की इसकी यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, एक बात ध्यान में आ जाए कि यहाँ वोल्टेज टू क्वाड्रेंट स्विचेस क्यों ज़रूरत है। वोल्टेज रिवर्स में कहाँ अप्लाई हो रही है जिसको इसने ब्लॉक करना, देखे ना, वोल्टेज बाय डायरेक्शनल स्विच जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी वोल्टेज को ब्लॉक कर लेता है। उल्टी वोल्टेज दें तो करंट फ्लो नहीं करवाता, बल्कि उल्टी वोल्टेज दें तो सारी की सारी वोल्टेज अपने अक्रॉस अपीयर करवा लेता है, करंट नहीं बनवाता उल्टा। तो यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी कि इधर आपका +10 वोल्ट है, यहाँ पर आपका -10 वोल्ट्स है इस सोर्स की वजह से। अगर इसको आप रेफरेंस ग्राउंड, अगर इस वायर को आप ग्राउंड कर दें, ज़ीरो पोटेंशियल अज्यूम करें, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला पॉइंट नेगेटिव है, नेगेटिव 10 वोल्ट्स पे, और ये वाला पोटेंशियल जो है वो +50 वोल्ट्स पे है, मोमेंटरली ही सही लेकिन 50 वोल्ट्स पे है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये प्लस और ये माइनस वोल्ट्स है। तो ये एक फेवरेबल वोल्टेज है मॉसफेट के, बीजेटी के लिए, कि उसका प्लस और माइनस, प्लस ऊपर आ रहा है, माइनस नीचे आ रहा है। डायोड D1, ये जो डायोड है ऊपर, D1 नहीं है, बस जो भी डायोड है यहाँ पे जिसको मैंने सर्कल किया है, ये फॉरवर्ड बायस होना चाहता है, लेकिन चूंकि ये आपके बीजेटी के बस की बात है इसको ब्लॉक करना, ये फेवरेबल वोल्टेज है जिसको ब्लॉक कर रहा है, तो इसलिए बड़ी आसानी से इसने इसको ब्लॉक कर लिया। ये फॉरवर्ड वाली ब्लॉकेज आ रही है यहाँ पर, इसने बड़ी इजीली इसको ब्लॉक कर लिया और काम चला लिया। ठीक हो गया। और जब आप इसको ऑन करते हैं, ट्रांजिस्टर को जब ये ऑन करेंगे तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा कि इसमें से रिवर्स करंट फ्लो होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका जो यहाँ वोल्टेज है वो 50 है, सॉरी नहीं, उसमें भी ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं आ रही कि जिसमें आपका यो कहा जाए कि रिवर्स आता है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये डायोड आपका कब एक्टिवेट होता है और कब आपको इसका इफेक्ट नज़र आता है, क्योंकि फ़िलहाल ये डायोड हो ना हो इससे कोई फ़र्क एज सच नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब डायोड नहीं है तो ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तो करंट यूँ फ्लो करेगा इस लूप में से और इंडक्टर एनर्जाइज हो जाएगा, और जब इंडक्टर एनर्जाइज होगा और जब कोलैप्स करेगा ऊपर प्लस आ जाएगा नीचे माइनस आ जाएगा, जिसको बड़ी इजीली ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, बीजेटी है, इसको बियर कर लेता है। हाँ, एक सिचुएशन में आपका
इसमें डायोड का एक्शन नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त में कि किस तरीके से डायोड एक्ट करेगा, जिसकी ज़रूरत यहाँ पर पेश आ रही है। यहाँ पोटेंशियल हाई हो और यहाँ पोटेंशियल लो हो, नेगेटिव हो, ऐसी सिचुएशन कब आती है? बहरहाल ऑथर ने उसको कोई ऐसा सच एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट डायग्राम ही बनाई है। तो फिगर 4.18 converter that requires this type of two current switch is the three-phase buck boost converter shown in if the converter is inverter mode, so that if the converter functions in inverter mode so that the inductor current IL is always positive, then all the switches conduct only positive current, but the switches must block the output AC line to line voltages with sometimes positive and sometimes negative. That's the voltage bidirection. अच्छा, इसमें उसने एक बात ये भी बताई है कि ये खाली बक बूस्ट कन्वर्टर नहीं है, ये बक बूस्ट कन्वर्टर है, ये दोनों कन्वर्टर्स हैं। तो इसमें फिर यहाँ पर वो सिचुएशन आ रही है कि हमेशा यहाँ पर 50 वोल्ट्स नहीं आएगा, बल्कि कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 5 वोल्ट्स आ रहा हो, नॉट 50 वोल्ट्स। वो 5 वोल्ट्स क्यों आएगा? उसकी रीज़न ये है कि हमने जो उससे पहले ट्रांजिस्टर को ऑन करके इंडक्टर को जो एनर्जाइज किया होगा, वो कोई इतना ज़्यादा देर के लिए एनर्जाइज नहीं किया होगा कि इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो कि जब वो कोलैप्स हो तो वो 10 वोल्ट को 50 वोल्ट बना दे। तो हो सकता है कि वो 10 वोल्ट की बजाय, क्योंकि ये बक भी है ना बीच में, मैंने वो इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, तो हो सकता है कि यहाँ पर 5 वोल्ट हो। जब आप बकिंग करेंगे यानी आउटपुट वोल्टेज को आप चाहते हैं, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है, आप आउटपुट वोल्टेज को चाहते हैं उसकी पीक्स जो है वो इनपुट वोल्टेज से लेस हो, तो फिर आप ड्यूटी साइकिल को बहुत थोड़ा रखेंगे, क्योंकि बक बूस्ट कन्वर्टर यही करता है ना। आपने जब कक कन्वर्टर पढ़ा था उसमें यही देखा था कि ड्यूटी साइकिल बहुत ज़्यादा कम हो तो आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो लो होती है इनपुट से, और अगर आप ड्यूटी साइकिल जैसे जैसे बढ़ाना शुरू करते हैं आपकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाती है, इनपुट वोल्टेज से भी बढ़ जाती है। इस केस में भी ऐसा ही है कि जब आप बक एक्शन करेंगे तो आपने इतना ज़्यादा एनर्जाइज नहीं करना कि इंडक्टर इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आपको आउटपुट वोल्टेज दे। इस सिचुएशन में यहाँ पर आपका प्लस थोड़ा है और यहाँ पर आपका नेगेटिव जो है वो ज़्यादा है। इस सिचुएशन में भी वो आपका जो नज़र आ रहा है फ़िलहाल वो यही नज़र आ रहा है कि आपका चाहे कम भी हो तब भी वो आपका फॉरवर्ड बायस ही नज़र आ रहा है, क्योंकि दिस पॉजिटिव will add with this negative and they will make the overall system go in the positive direction। और polarity जो है वो आपकी यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर +5 है और यहाँ पर -10 है, तो 15 वोल्ट का पोटेंशियल आता है इसके अक्रॉस, जो कि फॉरवर्ड बायस में ही आता है और फेवरेबल में आता है। तो इसमें भी अभी तक क्लियर एज सच नहीं हुआ कि कैसा, क्योंकि हो सकता है कि इस सोर्स की जो आउटपुट के कैपेसिटर्स की जो वोल्टेजेस हैं वो रिवर्स में इसको कुछ इफ़ेक्ट करती हो, तो या उसकी वजह से यहाँ को पोलैरिटी ऐसी होती हो, क्योंकि इधर इस डायोड को मैं चाहता हूँ कि रिवर्स बायस हो, किस तरीके से करंट यूँ नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर जाएगा तो इस डायोड का फ़ायदा समझ आएगा कि हमने ये डायोड क्यों लगाया और ट्रांजिस्टर जो है वो इसमें क्यों रिवर्स जो है वो वोल्टेज फ्लो किस वक्त होगी, कि आपकी जो ट्रांजिस्टर है उसको इस डायोड ने रिवर्स वोल्टेज वाइज प्रोटेक्ट किया और ये रिवर्स की तरफ करंट उसने फ्लो होने से ब्लॉक किया। तो ये यहाँ पे अपेरेंट नज़र नहीं आ रहा, सिमुलेशन से में भी समझ आ जाए। बाकी जो 6 स्विचेस हैं ये वाले, ये तो डेफिनेटली इन्होंने तो इनके अंदर तो रिवर्स वोल्टेजेस और रिवर्स करंट्स डेफिनेटली फ्लो करेंगे, बिकॉज जब एक ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है तो बाकियों के लिए बसा औकात रिवर्स वोल्टेजेस क्रिएट कर देता है। चूंकि इसने आउटपुट में 3 फेज साइनोसाइडल आउटपुट वोल्टेज जनरेट करनी है, तो जैसे हमने पीछे इसमें देखा था
कि इनमें देखा था कि जब एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो दूसरे का ऑफ होता है एक ट्रांजिस्टर, तो दूसरे डायोड में से रिवर्स करंट फ्लो करता है। अगर वो ना हो उस जगह पर मौजूद तो मॉसफेट आपका बीजेटी आपका डैमेज हो जाए। तो इस केस में भी ऐसा ही है कि जब आपका एक डिवाइस जो कि एसी ऑपरेट करा रहा है आउटपुट पे, तो उस पर ज़ाहिरी बात है एसी वोल्टेजेस में इसने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि क्योंकि एसी है, एसी लाइन टू लाइन वोल्टेज these are sometimes positive and sometimes negative, hence voltage by directional two coordinate switches are required कि कभी वोल्टेज पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो उसने कभी नेगेटिव वोल्टेज को भी ब्लॉक करना है, पॉजिटिव वोल्टेज को भी ब्लॉक करना पड़ सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें फिर वोल्टेज बाय डायरेक्शनल टू कोऑर्डिनेट स्विचेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसकी समझ नहीं आ पाई मुझे अभी तक कि ये इसमें कौन सा ऐसा स्टेट कब आता है जब ये डायोड हमें फ़ायदा देता है। ये अभी इस चीज़ का फ़िलहाल नहीं क्लियर हुआ, ना ही इस बुक का इस चैप्टर का स्कोप है इस वक्त, क्योंकि इसमें उसने सिर्फ इतने से पैराग्राफ में वो सारी बात कर दी है, जस्ट जनरल सी बात की जो मैंने आपको बता दी है। ठीक हो गया भाई, ये आपका ये आखिरी बस इतना सा है, 5 मिनट का वो करते हैं, फिर क्लास को हम ख़त्म करते हैं। ये टॉपिक और ये टॉपिक आप लोग साथ ही है ना, सुन रहे हैं, अकेले तो नहीं मैं बोल रहा। यस सर। यस सर। ठीक है, करा दीजिएगा प्लीज, अभी बस करते हैं। बस ये 5 मिनट मैंने बताया ना, विद इन 5 मिनट से आखिरी टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा। अब हमने आखिरी जो टॉपिक है, अभी तो पहले शुरू में देखा था सिंगल क्वाड्रेंट स्विच, फिर देखा करंट बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विच, फिर हमने देखा वोल्टेज बाय डायरेक्शनल टू क्वाड्रेंट स्विच। सारे टू क्वाड्रेंट स्विच ही थे या सिंगल क्वाड्रेंट स्विच था। अब हम आएंगे 4 क्वाड्रेंट स्विच के ऊपर, जो कि जैसा कि कन्वेंशनल आर्म स्विच होता है ना, जिसमें वोल्टेज यहाँ ब्लॉक करे या वोल्टेज इस तरह की ब्लॉक करे, करंट इधर से इधर लेके जाए या करंट इधर से उधर लेके जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं 4 क्वाड्रेंट स्विच। तो बसा औकात हमने एसी के अंदर, जैसे किसी ने सर्किट ब्रेकर बनाना है एसी का, और सर्किट ब्रेकर के अंदर उसने जो स्विचिंग एलिमेंट रखना है वो कन्वेंशनल स्विच नहीं रखना, बल्कि उसने उसकी जगह पर सॉलिड स्टेट स्विच रखना है, तो फिर वो उसको 4 क्वाड्रेंट स्विच चाहिए होगा, जो कि किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा सके, किसी भी डायरेक्शन की वोल्टेज को ब्लॉक करा सके, तो वो वाला उसको सर्किट ब्रेकर में स्विच लगाना पड़ता है। तो उसमें मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों को देख लेते हैं कि जब हम चाहते हैं कि किसी जानब का करंट फ्लो ना हो, ना नीचे से करंट फ्लो हो, ना ना ऊपर से नीचे हो, ना नीचे से ऊपर हो, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऑफ रखेंगे और इसको भी ऑफ रखेंगे। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एसी सोर्स है, उसका प्लस ऊपर आ रहा है और नीचे माइनस आ रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा हम देखते हैं कि कोई ट्रांजिस्टर में से कोई रिवर्स वोल्टेज तो किसी ट्रांजिस्टर को अप्लाई नहीं होती। तो देखने में नज़र आ रहा है कि अगर प्लस हम यहाँ लगाते हैं तो एमीटर को इसके यहाँ पर प्लस मिल रहा है और माइनस यहाँ मिल रहा है, तो ये ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकता था। लेकिन अभी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें जब प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है। इसको मैं रेड से बना देता हूँ ताकि आपको सोर्स का पता लगे कि इस वक्त हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। प्लस इज एट द टॉप साइड एंड बॉटम इज एट द नेगेटिव साइड। तो उसमें हम दोनों ट्रांजिस्टर्स की हुलियों को देखेंगे, ऑफ दोनों ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि बेशक ट्रांजिस्टर ऑफ हो, लेकिन अगर आप उसको उल्टी वोल्टेज देंगे तो रिवर्स करंट फ्लो होगा अगर बीजेटी की बात करें तो, और वो डैमेज हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या कुछ किया हुआ है वो देखते हैं हम। तो पॉजिटिव ऊपर है, माइनस नीचे है। ये ट्रांजिस्टर तो फेवरेबल है, इसका प्लस कलेक्टर को दिया हुआ है, एमीटर को नेगेटिव दिया हुआ है, इसका फेवरेबल है। लेकिन चूंकि ये ऑफ है और ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, इसको ब्लॉक कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो ये ट्रांजिस्टर तो डैमेज नहीं होगा, इसकी हमें परवाह नहीं है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और ये ऑफ है, तो ऑफ हालत में ये अपने अंदर से करंट भी फ्लो नहीं करवाएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं इस वक्त ऑफ हो तो करंट फ्लो ना हो, तो वो सही है, ये बचत हो गई इसकी। अब हम इसको ऑफ किया हुआ है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ उल्टी वोल्टेज है, कभी एमीटर को प्लस मिला हुआ है और कलेक्टर को नेगेटिव मिला हुआ है, जो कि गलत बात है। तो लेकिन उसको बचाने के लिए नीचे डायोड है, करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट यहाँ से यूँ इधर आके रिवर्स बायस डायोड में से फ्लो करंट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये वाला दाएं तरफ वाला ट्रांजिस्टर बच जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होने के बावजूद, रिवर्स पोलैरिटी होने के बावजूद, नीचे डायोड जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। यानी कि हम यूँ कह लें कि हमने सक्सेसफुली पॉजिटिव हाफ साइकिल को यूजिंग दिस स्विच ब्लॉक कर लिया। अब बात आती है कि अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, ऊपर नेगेटिव हो नीचे पॉजिटिव हो, तो क्या होगा।
तो हम देखते हैं कि उस वक्त ये ट्रांजिस्टर तो फेवरेबल है, इसकी वोल्टेजेस फेवरेबल मिली हुई हैं, लेकिन इसको हमने चूंकि ऑफ किया हुआ है तो इसलिए इसने वोल्टेज को ब्लॉक किया हुआ है। ये ब्लॉक नहीं कर सकता था क्योंकि इसकी यहाँ पर उल्टा लगी हुई है पोलैरिटी, एमिटर को प्लस लगा हुआ है, कलेक्टर को नेगेटिव लगा हुआ है, जो कि उल्टी पोलैरिटी है, जिसको ये ब्लॉक नहीं कर सकता। चाहे हमने इसे ऑफ किया हुआ बेशक, तब भी ब्लॉक नहीं कर सकता, डैमेज हो सकता। तो उसको बचाने के लिए फिर ऊपर डायोड है, तो इसलिए यहाँ पर नीचे से ऊपर करंट भी फ्लो नहीं करेगा, इवन इन द नेगेटिव साइकिल भी, क्योंकि वनरेबल इस केस में लेफ्ट वाला ट्रांजिस्टर है। पहले वनरेबल ऊपर वाला ट्रांजिस्टर था जब पोलैरिटी पॉजिटिव से नेगेटिव थी, अब रिवर्स साइकिल आ गया तो अब नीचे से ऊपर पोलैरिटी आ रही है, तो अब आपका ट्रांजिस्टर नीचे वाला लेफ्ट बॉटम वाला वनरेबल था, लेकिन उसको हमने डायोड लगा के बचा लिया। तो यूँ हमने ये देख लिया कि चाहे पॉजिटिव पोलैरिटी हो इनपुट साइन वेव की या नेगेटिव पोलैरिटी हो, ये स्विच बड़ी इफेक्टिवली जो है ना उसको ब्लॉक कर लेता है। प्रॉब्लम आने लगता है लेकिन डायोड बचा लेता है। अब हमने देखना है कि अगर हमने करंट गुजरवाना है इसमें से, अब हम ऑन करवाना चाहते हैं, इस पूरे स्विच को ऑन करवाना चाहते हैं, तो अब हम क्या चाहते हैं कि करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो। तो क्या करेंगे, हम इसको भी ऑन कर देंगे और इसको भी ऑन कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इस ट्रांजिस्टर में से यहाँ से ऊपर से नीचे करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच से बेशक ये ट्रांजिस्टर ऑन है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि ये डायोड आपका ऑफ है। तो यानी यूँ कहा जाए कि अगर हमारा करंट यानी पॉजिटिव साइकिल है, प्लस ऊपर है और नीचे माइनस है, और अब हम करंट कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो बड़ी इजीली कंडक्ट करवा सकते हैं। ये लेफ्ट वाली ब्रांच हमारा करंट कंडक्ट करवा लेगी, यानी ब्लॉकिंग भी हो सकती है पिछले सिनेरियो में जैसे हमने देखा। तो Q1 कर दें, बेशक ही दोनों इकट्ठा सिग्नल दे दें, कोई इशू नहीं। तो Q1 ऑन करवा दें तो आपका करंट यानी स्विच ऑन हो जाएगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट कर लेगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल का करंट लोड को चला जाएगा, यानी स्विच ऑन हो गया। देखना अभी है कि क्या नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर हम स्विच को ऑन करवाना चाहते हैं तो क्या नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट कंडक्ट करता है, यानी क्या नीचे से करंट ऊपर को मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि ये वाला ट्रांजिस्टर तो अनफेवरेबल है, इसको रिवर्स करंट मिल रहा है, लेकिन वो करंट इस डायोड की वजह से इस ब्रांच में करंट का फ्लो नहीं है। तो हमने ऑन दो को भी सिग्नल दिया हुआ है, इसको भी सिग्नल दिया हुआ है, जस्ट लाइक इन आवर प्रीवियस केस। लेकिन इस केस सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बीच में ब्रेक हो गया था, सिग्नल ब्रेक हो गया। तो मैं बता रहा था कि जब नीचे से करंट फ्लो होगा तो ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा और ये ट्रांजिस्टर इसकी फेवरेबल पोलैरिटी में है क्योंकि कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड एमिटर इज नेगेटिव, विच इज गुड, द ट्रांजिस्टर कैन हैंडल दैट। तो आपका ये ट्रांजिस्टर यहाँ से नीचे से ऊपर करंट लेके जाएगा। तो अभी हमने यहाँ से देख लिया, चाहे पोलैरिटी ऊपर की हो या नीचे की हो, पॉजिटिव साइकिल हो या नेगेटिव साइकिल हो, जब ब्लॉक करने की बारी आती है तो दोनों केसेस में ये ब्लॉक भी कर लेता है दोनों तरफ की वोल्टेजेस को। यानी अगर एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो इधर की वोल्टेज भी ब्लॉक कर लेता है और इधर की वोल्टेज भी ब्लॉक कर लेता है जब ब्लॉकिंग का उसकी दिल करे। तो जब हमने स्विच को ऑफ करना हो उस वक्त दोनों ट्रांजिस्टर्स को हम कोई सिग्नल नहीं देता तो दोनों ऑफ होते हैं, दोनों तरफ की वोल्टेज को ब्लॉक कर लेते हैं। जब हमने करंट कंडक्ट करवाना हो, चाहे पॉजिटिव का हो या चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में करंट हो, तो दोनों ट्रांजिस्टर को एट अ टाइम ऑन कर देते हैं। जिस डायरेक्शन की ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो होना होता है, डायोड्स की वजह से उस ब्रांच में से सिर्फ करंट फ्लो होता है, और जिस ब्रांच में से हमें लगता है कि यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा तो डायोड उसको बचा लेता है। तो ये एक वन ऑफ द टेक्निक्स है जो 4 क्वाड्रेंट स्विच को अप्लाई होती है। सेकंड एक और टेक्निक है कि जिसमें हम इसमें हम 2 एंटी पैरेलल वोल्टेज बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विच लगाते हैं, उससे हम 4 क्वाड्रेंट स्विच बनाते हैं। अब दूसरा है, वो कहता है कि अगर सीरीज कनेक्टेड टू करंट बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विचेस लगाएं। ये 2 करंट बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विचेस हैं। यहाँ पर ये वर्टिकली 2 पैरेलल लगे हुए थे वोल्टेज बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विचेस जो अभी पीछे पड़ा है, और ये दूसरा सिनेरियो है इसमें उसने 2 करंट बाय डायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट किया, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो क्या होता है कि जब हमने ऊपर से नीचे करंट फ्लो करवाना है तो इसको भी ऑन कर दें
इसको भी ऑन कर दें, कोई हर्ज नहीं है, दोनों इकट्ठे, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल भी हमारा फिर आसान हो जाता है ना कंट्रोलर की तरफ से। एक कंट्रोलर ने सिर्फ ऑन का सिग्नल भेजना, बस ट्रांजिस्टर ऑन कर दें, बस काम हो गया। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इधर से जाएगा, और अब देखें कि इसके लिए वो सूटेबल नहीं है पोलैरिटी, ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि एमिटर से करंट, जहाँ करंट निकलता है वहां से आप करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए यहाँ ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ से करंट यूं जाएगा और इधर से यूं आके इधर से नीचे चला जाएगा। यानी इस डायोड ने, जैसे हमें पहले बताया, आपको पहले बताया था कि करंट बाय डायरेक्शनल टू क्वार्टर स्विच में डायोड आपके बीजेटी में से रिवर्स करंट जाने से रोकता है और अपने अंदर से गुजरवा देता है, बजाय इसके कि बीजेटी से गुजरे। तो ये वाला करंट बीजेटी से गुजरने की बजाय आपके डायोड से गुजर गया। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हमने सक्सेसफुली ऊपर से नीचे करंट को फ्लो करवा लिया। सिमिलरली जब आपने नीचे से ऊपर करंट फ्लो करवाना, तो तब भी इन दोनों को ही ऑन रखेंगे, उसी तरह ही ऑन रखेंगे। तो करंट नीचे से ऊपर, ये अब इसके नीचे वाले ट्रांजिस्टर के फेवरेबल पोलैरिटी है, करंट का एंट्री पॉइंट पॉजिटिव, लीविंग पॉइंट नेगेटिव, और एमिटर नेगेटिव है, और एमिटर से करंट निकल रहा है। नीचे वाला ट्रांजिस्टर खुश है, बिल्कुल सही चल रहा है, उसको उसकी फेवरेबल करंट, जिसको वो करंट कंडक्ट करवा सकते हैं, वो मिल गया। अब अगर यहाँ से करंट ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर के एमिटर में हम करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, जो कि उसके लिए फेवरेबल नहीं है, डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए है कि ये डायोड साथ मौजूद है, तो करंट उधर से गुजर जाएगा, इसमें से नहीं गुजरेगा। तो आपका यूं इस स्विच ने भी दोनों तरफ के करंट्स को बर्दाश्त करवा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वोल्टेजेस अगर हम, यानी दोनों ट्रांजिस्टर को हम ऑफ रखें, कि तो क्या दोनों वोल्ट किस्म की वोल्टेजेस, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों वाली वोल्टेजेस को बर्दाश्त करता है कि नहीं? तो सपोज मैं ऊपर प्लस रखता हूँ, नीचे माइनस रख देता हूँ, तो देखें कि किस पोलैरिटी की, कौन सा ट्रांजिस्टर की कौन सी पोलैरिटी जो है वो फेवरेबल है। तो देखें कि जब दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हैं और यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल इसके लिए फेवरेबल है, इसके लिए वो पोलैरिटी फेवरेबल है। और ये ऑफ है, इसलिए इसने इसको ब्लॉक कर लेना है, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग तो ये कर लेता ना। तो कि ऊपर वाले ट्रांजिस्टर ने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कर दी, जिसकी वजह से सारी की सारी वोल्टेज इधर अपीयर हो गई, जो भी सोर्स वोल्टेज थी इधर अपीयर हो गई। अब मसला नीचे वाले का था, इसके अक्रॉस कोई रिवर्स वोल्टेज ना आए जिसकी वजह से बेचारा डैमेज ना हो, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए डायोड है। ये डायोड फॉरवर्ड बायास है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस वोल्ट अगर बहुत ज़्यादा आए भी सही, तो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा आ नहीं सकते, क्योंकि फॉरवर्ड बायास हालत में डायोड अपने अक्रॉस ऊपर प्लस और नीचे माइनस की सिचुएशन में अगर देखा जाए, तो ये डायोड अगर फॉरवर्ड बायास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 0.7 वोल्ट ही आ सकता है। तो इसलिए नीचे वाला ट्रांजिस्टर के अक्रॉस कभी भी रिवर्स में हाई वोल्टेज नहीं आ सकती, इवन दो कि वो ऑफ हो, नहीं आ सकती, क्योंकि डायोड मेक श्योर कि वो वोल्टेज अगर आए भी सही तो 0.7 से ज़्यादा रिवर्स में ना आए। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है, तो उसका कन्वर्स हो जाएगा कि इधर जो है वो, ये इसको प्लस इसके कलेक्टर को मिल गया, इसके एमीटर को नेगेटिव मिल गया, इसके लिए फेवरेबल वोल्टेज है, दैट इट कैन इजीली ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है इसके लिए। और ये डायोड रिवर्स बायस है, ये काम नहीं करेगा। और ये ऑफ है, तो सारी की सारी वोल्टेज स्विच की इधर अपीयर हो जाएगी। और हमने, यानी कि क्या होता है, स्विच जब ऑफ हो तो सारी की सारी वोल्टेज स्विच के अक्रॉस अपीयर हो जानी चाहिए ना, तो सारी की सारी वोल्टेज स्विच के अक्रॉस अपीयर हो गई इस सिचुएशन में, और आपका जनाब अली करंट जो है वो इंटरप्टेड ही रहा और वोल्टेज स्विच के अक्रॉस अपीयर हो गई। और ये डायोड इस वक्त फॉरवर्ड बायस, टेंड टू फॉरवर्ड बायस होगा, एक्चुअली फॉरवर्ड बायस तो नहीं होगा। अगर हो भी गया फॉरवर्ड बायस तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और 0.7 या 0.8 ज़्यादा आएगी। और प्लस एमीटर को जो मिलेगा और कलेक्टर को जो नेगेटिव रिवर्स मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 0.7 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। ये हो गई दूसरी स्टेट ऑफ द 4 क्वाड्रेंट स्विच। लास्ट स्टेट जो है, जो सबसे इजी है, वो है ये वाली, जिसपे आपके 4 डायोड यूज़ होते हैं और एक एक्टिव स्विच यूज़ होता है। और ये थोड़ा सा लॉसी मेथड है, इसमें डायोड की फॉरवर्ड ड्रॉप 4.4 यहाँ पर ड्रॉप ज़्यादा आता है। इसमें एक डायोड का ड्रॉप आता है और एक ट्रांजिस्टर का ड्रॉप आता है। ट्रांजिस्टर का ड्रॉप अमूमन जो है ना, वो आपके डायोड के ड्रॉप से कम होता है, और ट्रांजिस्टर इज़ मोर एफिशिएंट स्विच इन कंपैरिजन टू योर डायोड। तो अगर ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स की मदद से स्विच हो और कम डायोड्स इन्वॉल्व हो, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट स्विच होगा। जिसमें ज़्यादा डायोड्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें स्विचिंग और गेटिंग सिग्नल आसान है। माइक्रो कंट्रोलर ने सिर्फ एक सिग्नल देना है एक डिवाइस को ऑपरेट करवाने के लिए, यहाँ दो सिग्नल देने पड़ते हैं, दो सेपरेट डिवाइसेस को ऑपरेट करवाने के लिए।
तो कंट्रोल वाइज ये आसान है, बट एफिशिएंसी वाइज ये कोई इतना अच्छा नहीं है। तो अगर हमने करंट फ्लो करवाना है और हमें पता है हमारा बीजेटी सिर्फ करंट एक डायरेक्शन का ही फ्लो करवा सकता है और एक डायरेक्शन की वोल्टेज ही ब्लॉक करवा सकता है, कौन सी, कि यहाँ प्लस आ सकता है और यहाँ माइनस आ सकता है, और अगर करंट फ्लो होगा तो इधर से इधर यानी कि लेफ्ट से राइट ही करंट फ्लो कर सकता है, इसमें राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो नहीं कर सकता। अगर आप इस पर तवज्जो डालें तो ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है। आपको पता है ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को यूनी डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमने ये चीज़ की है कि हमने बाई डायरेक्शनल एसी सिग्नल को पहले यूनी डायरेक्शनल किया और यूनी डायरेक्शनल करने के बाद उसको बीजेटी को दे दिया, बिकॉज बीजेटी कैन हैंडल यूनी डायरेक्शनल वोल्टेजेस एंड यूनी डायरेक्शनल करंट, विच मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकता है। तो क्या होगा कि जब ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है और हम करंट कनेक्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर को हमने ऑन रखा हुआ है, तो देखें करंट की डायरेक्शन कैसे बनती है। और हमेशा जो मर्जी पोलैरिटी हो, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, नीचे प्लस हो ऊपर माइनस हो, हमेशा करंट इन बीजेटी में से लेफ्ट टू राइट ही फ्लो करेगा, हमेशा एक ही जाने पर करंट फ्लो करेगा। देखें कैसे, देखिए करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, उसके दो रास्ते हैं, इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है। इधर से वो जाएगा नहीं क्योंकि डायोड ऑफ है, तो इधर से जाएगा, वो यहाँ से जाएगा, इधर से यूं जाएगा, नीचे भी नहीं आ सकता, ये डायोड रिवर्स बाय आ सकता। सिंपल ब्रिज रेक्टिफायर वाला सीन है। तो करंट को एक ही पाथ है, डायोड ट्रांजिस्टर से अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो यहाँ से करंट पास होगा और वापस सोर्स में नहीं जा सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो करंट ने अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो फ्लो करेगा, अदरवाइज फ्लो नहीं करेगा, इधर से यूं जाके नीचे को निकल जाएगा। तो यूं देखा जाए कि तो करंट का पाथ ये है, यहाँ से यूं आया, इधर से यूं आया, इधर से यूं नीचे चला गया, ये पाथ है। लेकिन आप गौर करें करंट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही फ्लो करेगा और वो वाला डायरेक्शन लेगा जो कि आपके बीजेटी के लिए फेवरेबल है। ये नहीं करेगा कि इस तरफ का उल्टा करंट नहीं फ्लो करवाएगा। अब अगर सपोज इनपुट वोल्टेज सोर्स रिवर्स हो जाती है, नीचे प्लस आ जाता है और ऊपर माइनस आ जाता है, अब हम देखते हैं कि क्या करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है नहीं। तो करंट नीचे से यूं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, डायोड ऑफ है। करंट जाएगा तो इधर से यूं जाएगा, ठीक है, इधर से आगे यूं नहीं जा सकता, ये डायोड रिवर्स बायस है। तो उसके लिए पाथ वही लेफ्ट टू राइट वाला ही आएगा, बीजेटी से पास होगा लेफ्ट टू राइट, और फिर आके यहाँ नीचे वापस नहीं मोड़ सकता क्योंकि ये डायोड वहीं से जहाँ से करंट निकला है उसी जगह पे वापस नहीं जाता, लोअर पोटेंशियल को फॉलो करता है। तो लोअर पोटेंशियल ऊपर की तरफ है क्योंकि नेगेटिव ऊपर है हमारा। तो यहाँ से करंट इधर जाएगा, डायोड से पास होता हुआ ऊपर चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी आप अगर देखें तो बीजेटी को जो करंट एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है वो कलेक्टर से एंटर हो रहा है और एमीटर से लीव कर रहा है, विच इज इट्स इन फेवरेबल डायरेक्शन। तो इन शॉर्ट करंट यूं जा रहा है, यूं जाता है, यहाँ से यूं पाथ लेता है और फिर ऊपर जाता है और ऊपर से निकल आता है। तो ये इसका पाथ हुआ, बट अगेन लेफ्ट टू राइट ही रहा। और अगर मैं बीजेटी को ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने का मतलब ये है कि इसमें से अब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपको पता है कि चूंकि ये ब्रिज रेक्टिफायर है तो इसका यहाँ हमेशा प्लस आएगा, यहाँ हमेशा माइनस आएगा। तो कलेक्टर विल ऑलवेज बी एट पॉजिटिव टर्मिनल potential and emitter will always be at negative potential because it is a bridge rectifier basically। चाहे ऊपर प्लस हो, नीचे माइनस हो, या ऊपर माइनस हो, नीचे प्लस हो, और इन ऑल केसेस यहाँ पर आपका प्लस ही रहेगा और इधर आपका माइनस ही रहेगा। यानी कि हमने डायोड्स की मदद से अपने बीजेटी को उसकी रिक्वायर्ड वोल्टेज भी दे दी और उसकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट भी दे दिया कि कोई ऐसी सिचुएशन ना आए इनपुट सोर्स की फ्लिपिंग की वजह से, कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपके बीजेटी में से करंट या वोल्टेज कभी रिवर्स हालत में आए। तो इसलिए आपका ये 4 क्वाड्रेंट स्विच सबसे इजी टू इम्प्लीमेंट है, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट स्विचेस हैं और वो कहता है इसकी एप्लीकेशन साइक्लो कन्वर्टर्स में होती है, जहाँ AC टू AC कन्वर्जन हो, इनपुट भी AC हो, आउटपुट भी AC। अभी तक जो हम देखते आए हैं ना उसमें इनपुट साइड DC थी, आउटपुट साइड AC थी, वाया स्विचेस हम स्विचेस की मदद से उसको हम AC में कन्वर्ट करते थे। लेकिन साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें इनपुट सोर्स भी AC होती है और आउटपुट सोर्स भी AC जनरेट करते हैं हम अपनी मर्जी की फ्रीक्वेंसी की। जहन में आप लोगों के आ रहा होगा कि भाई AC से AC में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कमाल क्या हम कर रहे हैं। कमाल ये कर रहे हैं कि बाज़ हमारी मोटर्स ऐसी होती हैं इंडस्ट्री में जिनको हमने स्पीड को कंट्रोल करना होता है बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी को अगर आप रिड्यूस कर दें तो वो उसकी RPM रिड्यूस हो जाता है।
अगर आप वोल्टेज के एक स्पेसिफिक रेंज में रखें तो टॉर्क कांस्टेंट रहता है, आरपीएम गिर जाता है। आप जो अपने इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करते हैं, आपको पता है अभी आप इंडक्शन मोटर को अभी भी आप कंट्रोल किया हुआ है आपने एक इंडक्शन मोटर को, आपके घर की छत पे जो पंखा लगा हुआ है, आप बेसिकली वो इंडक्शन मोटर है और उसकी स्पीड आप कंट्रोल कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिमर, जो कि इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म को क्लिप कर रहा होता है। ऐसे पूरी साइन वेव देने की बजाय आपको क्लिप्ड आउटपुट वेव फॉर्म दे रहा होता है। ये पूरी साइन वेव है, तो पंखे को क्या मिल रहा होता है, वो ये मिल रही होती है, इस तरह की वेव फॉर्म मिल रही होती है, कटी हुई वेव फॉर्म मिल रही होती है, ये रीजन सिर्फ मिल रहा होता है। तो उससे वो पंखा शोर भी करता है और चलता भी है। लेकिन चूंकि छोटी सी मोटर है, इसमें वो जुगाड़ चल जाता है। बड़ी मोटर 10 किलोवाट की, 50 किलोवाट की, 100 किलोवाट की मोटर, उसमें इस तरह के कारनामे हम नहीं कर सकते। एक तो हारमोनिक्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, खैर हारमोनिक्स तो ये भी सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन आपका स्पीड के ऊपर और टॉर्क के ऊपर कोई इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता। यानी आप जब अब जो डिमर से आप पंखे की स्पीड कंट्रोल करते हैं, इसमें पंखे का टॉर्क भी रिड्यूस हो जाता है, यानी पंखे की जो रोटेशनल पावर है वो रिड्यूस हो जाती है और आरपीएम भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो, जैसे टेस्ला व्हीकल है, टेस्ला मॉडल एस है, गाड़ी है इलॉन मस्क की, उसके अंदर इंडक्शन मोटर लगती है। अब अगर उसने आपने गाड़ी की चढ़ाई चढ़नी हो, तो आप क्या करेंगे कि मोटर की स्पीड कम करनी है लेकिन टॉर्क ज़्यादा हो, जोर ज़्यादा हो लेकिन स्पीड कम हो, तो वो कैसे आप करेंगे? वो डिमर से आप नहीं कर सकते, डिमर से करेंगे तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। उसका तरीका ये होता है कि इंडक्शन मोटर को आप लो फ्रीक्वेंसी पे चलाते हैं, जिसकी वजह से कॉइल्स की इंडक्टिव रिएक्टेंस रिड्यूस होती है और मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। आर फ्रीक्वेंसी से आरपीएम कम हो जाता है और फ्रीक्वेंसी कम करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होती है, जिसकी वजह से करंट मोटर ज़्यादा ड्रॉ करती है, तो टॉर्क सेम रहता है। और उस करंट को लिमिट करने के लिए हम वोल्टेज को भी कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज को डाउन कर देते हैं ताकि मोटर ओवर हीट ना हो, मोटर जल ना जाए। एसी मोटर है, उसको लो फ्रीक्वेंसी पे चला रहे हैं। इसी तरह जब आपने मोटर को स्पीड अप करना हो तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं, साथ में वोल्टेज को भी बढ़ाते हैं, ताकि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडक्टिव रिएक्टेंस मोटर की बढ़ जाएगी, मोटर कम करंट ड्रॉ करेगी और मोटर की टॉर्क रिड्यूस होगी। तो उसको कांस्टेंट करने के लिए, टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी वोल्टेज को थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं। तो ये काम करता है बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर। इनपुट पे भी एसी होती है, 220 वोल्ट एसी आ रही है, और उसको आप 220 वोल्ट एसी की बजाय आप 100 वोल्ट एसी और 25 हर्ट्ज पे आप मोटर चला रहे हो सपोज, तो मोटर की टॉर्क सेम होगा, स्पीड हल्की होगी। तो इस केस से फिर इनपुट भी सोर्स एसी है, आउटपुट सोर्स भी एसी है। जैसा आपके घरों में इन्वर्टर एसी लगा होता है, पता नहीं उसमें साइक्लो कन्वर्टर होता है या सिंपल डीसी में पहले करके तो उसको दोबारा से एसी में कन्वर्ट करते हैं, जो ऊपर हम देख है वो वाला सीन होता है। लेकिन इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर एसी के अंदर आपका जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पे चलता है, उसके अंदर भी वीएफडी लगी होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगी होती है, उसको वीएफडी कहते हैं। तो वो आपकी ये जो आपके देहातों, खेतों में, गाँवों में ये जो ट्यूबवेल की मोटर चलाते हैं वो भी वीएफडीज लगाते हैं, डीसी टू एसी वीएफडी होता है। उधर सोलर पैनल लगा देते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है जो कि आपकी ट्यूबवेल की मोटर को या उसको चला लेता है, लो फ्रीक्वेंसी पे चला लेते हैं थोड़ा सा करके, ताकि काम भी चलता रहे और पानी भी आता रहे, बेशक थोड़ा सा फ्लो काम हो। तो ये जुगाड़ पाकिस्तान में हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंक्रोनस रेक्टिफायर, और इसकी लैब भी मैंने मैडम से कहा था, हमने डिज़ाइन की थी, वो शायद आप लोगों को कराई, और सिंक्रोनस रेक्टिफायर की लैब कर ली आप लोगों ने? नो सर। ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट स्विच की एक एप्लीकेशन ऑथर ने बताई है, वो ये है कि वो आप उसमें साइक्लो कन्वर्टर के अंदर वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसने आपने देखा होगा यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट स्विच की बजाय उसने सिंपल SPST लगा दिए। ये भी 4 क्वाड्रेंट स्विच ही होते हैं ना, मैंने आपको बताया था। एक नेचुरली एग्जिस्टिंग स्विच जो दुनिया में शुरू से एग्जिस्ट कर रहा है, आम मैकेनिकल स्विच जो है, वो बेसिकली एक 4 क्वाड्रेंट स्विच होता है। तो इसलिए उसने इसको यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट स्विच से रिप्रेजेंट किया। ठीक हो गया जी, लेक्चर खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, फिर हम नहीं तो क्लास खत्म करें। जी वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, कोई अगर सवाल हो। अच्छा, आपकी क्लास में मेरा ख्याल है 130 पत्नी 129 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से आधे पॉप मौजूद होते हैं। मैंने देखा है 80 तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं अटेंडीज के अंदर। तो क्या इस दफ़ा एग्ज़ाम में नहीं बैठना या
शॉर्ट अटेंडेंस होके निकलने का इरादा है। जो आए हुए हैं वो तो बेचारे सुन रहे हैं, जो नहीं आए हुए उनको आवाज़ ही नहीं जा रही, वो फिर रिकॉर्डिंग में सुनेंगे ये बात। जी कोई सवाल है तो बता दें। अच्छा ये बताएं कि नेक्स्ट वीक आप लोगों की क्लासेस हैं या क्या है? ईद की छुट्टियां क्या सीन है? ईद तो खैर अभी थोड़ी दूर है, तो भैया 8th सेमेस्टर की लैब्स चल रही है क्या है? या कोई कुछ नहीं बताया अभी, सर यही फिर कंटिन्यू आज रहोगे? स्केड्यूल में सर क्लासेस स्केड्यूल में तो सर वो मतलब कि जो एकेडमिक जो एक पूरे ईयर का आता है उसमें तो छुट्टियां लिखी हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं पता मे भी हो। नहीं नहीं वो वो अभी छोड़ देना, वो एकेडमिक वो तो कैलेंडर अब फॉलो हो नहीं सकता ना, सिचुएशन बीच में बहुत दफ़ा यस चेंज सर। होती है ना कोई भी। बाकी तो अभी बाकी तक तो अभी यही कोई है नहीं ना, पता। ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी, ऑनलाइन क्लासेस नेक्स्ट वीक भी, यानी एक क्लास हमारी और होगी ना ईद से पहले रमज़ान में। सर ये नहीं पता अभी। चले ईद की अभी कोई नोटिस तो नहीं आया ना आप लोगों का कब से छुट्टियां हैं, तो इसी जाहिर बात है वही फॉलो होगा टाइम टेबल जो आपका ये चल रहा है। ठीक है जनाब, ठीक है, आप लोगों को कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।